हम कवर करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स जो हमारे प्रैक्टिकल में आने वाले हैं। तो हम दोनों में कवर करेंगे, सी और सी प्लस प्लस में, मतलब दोनों सिमिलर ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मैप ये रहेगा कि पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन हम इसका कोड लिखने वाले हैं, और वो भी टर्बो सी प्लस प्लस में, क्योंकि हाँ मैं कॉलेज में वहाँ टर्बो सी प्लस प्लस में लिखना है, तो मैंने डिसाइड किया कि टर्बो सी प्लस प्लस बेस्ट रहेगा प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड डिस्प्ले एरे एलिमेंट यूजिंग सिंपल लूप्स। तो हमें सिंपल लूप का यूज करके एरे के जो एलिमेंट है उनको इनपुट करना है और डिस्प्ले मतलब आउटपुट दिखाना है उनका। तो इसमें क्या करना है इसको एकदम डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली हमारा एरे क्या है? एरे हमारा होमोजेनियस एलिमेंट कंटेन करता है। होमोजेनियस कैसे? मतलब देखो यार, इसके अंदर अगर होगा ना तो सब का सब या तो इंटीजर टाइप होगा या कैरेक्टर टाइप होगा सब, या फिर स्ट्रिंग होगी, या फिर फ्लोट टाइप होगा। मतलब होमोजेनियस का मतलब वो एक सा होगा। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से, जैसे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है ये कि यहाँ पे या कैरेक्टर आ गया या फिर इंटीजर सब एक साथ ले रहे, नहीं, एक जैसे टाइप के होने वाले हैं। दूसरा एरे जो होता है हमारा स्टैटिक होता है। स्टैटिक कैसे? देखो यार, इसकी जो हम सब्सक्रिप्ट वैल्यू डिसाइड कर देते हैं ना, दैट वो हमेशा वही रहती है। हम इसको फिर रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। हम जितना इसका साइज दे देंगे उतना ही रहेगा। फिर देखो एरे क्या होता है, हमारा एक वेरिएबल नेम होता है, दैट उसकी इंडेक्सिंग पे हम वर्क करते हैं, और हम एक ही नाम के ऊपर उसके इंडेक्स जो हम डिसाइड करने वाले हैं, फिर उसके ऊपर हम अपने मल्टीपल एलिमेंट जितने हमारी साइज ऑफ एन एरे होगा हम स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ अब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था लूप के ऊपर, तो हम इसे थोड़ा समझेंगे। उससे पहले हम इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है कंडीशंस होती है हमारे एरे के अंदर ही। तो हमारे एरे जो है वो हमारा इस तरीके से होता है कि एरे की अंदर की सब्सक्रिप्ट वैल्यू खाली हो और इस तरीके से एलिमेंट्स जो, बट मोस्टली यही रहेगा कि आप सब्सक्रिप्ट वैल्यू अंदर डालें। तो या तो ऐसा हो सकता है कि हम बिल्कुल फिक्स डालें कि हमारे 5 ही एलिमेंट हो, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट पूरे हैं और 5 ही सब्सक्रिप्ट वैल्यू डाल दी। या ऐसा हो सकता है कि हम ज़्यादा सब्सक्रिप्ट वैल्यू डालें और अंदर एलिमेंट हो कम। यहाँ देखो, यहाँ पे 7 है बट एलिमेंट अंदर 5 है, तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब यार देखो, हमारे पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर हम बहुत समझ लो कि 10 चॉकलेट स्टोर कर सकते हैं। 10 चॉकलेट स्टोर कर सकते हैं, पर अब उसके अंदर हमने 7 डाल दी, बट हमारे पास अभी 3 की जगह है, हम 3 और कर सकते हैं, हमारी मर्जी है वो हम करें ना करें। तो इसी तरीके से है बिल्कुल ये। और ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जैसे कि हम अगर ऐसे डालना चाहे कि 3, हम कम सब्सक्रिप्ट वैल्यू डालें और अंदर ज़्यादा एलिमेंट डालने की कोशिश करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब जब जगह ही अब उसके अंदर 10 चॉकलेट स्टोर करने की और आप उसकी जगह पे वहाँ पे 15 चॉकलेट करेंगे तो नहीं आ सकती ना, पॉसिबल, वो बॉक्स भर गया है। अब उसके अंदर आप नहीं कर सकते आप और ज़्यादा इंक्लूड। तो इसलिए, और ये वाला मैंने समझाई दिया कि इसका क्या रोल है। तो हम एरे किसी का भी बना सकते हैं, वो इंटीजर का एरे हो सकता है, कैरेक्टर वैल्यूज का हो सकता है, या फ्लोट का, या स्ट्रिंग हो सकती है वो कोई। तो एरे किसी भी चीज़ का हो सकता है जिसके अंदर एन हमारा साइज ऑफ एन एरे होगा। तो ये 0 से स्टार्ट होता है सी और सी प्लस प्लस में, इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो यार, जो अभी आपने देखा ऊपर कि हमारे पास एक एरे था ए ऑफ 5 का, 5 साइज का एरे वाले का एरे था एक, और उसके अंदर 10 20 30 40 50 ये स्टोर थे इंटीजर टाइप के। तो वो इस तरीके से है, ए 0 वैल्यू पर 10, मतलब हाउ कूल, सोचो यार। मतलब हमें अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ रहे कि ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, इन सबको स्टोर, हमने एक ही वेरिएबल बना दिया, देन उसके अंदर एक सब्सक्रिप्ट वैल्यू दे दी, और अब हम उसी वेरिएबल के नाम पे इन सबको स्टोर कर सकते हैं। दैट इज एरे। ओके। तो A1 पे 20, फिर A2 पे 30, देन A3 पे, इस तरीके से लाइन वाइज। ऐसा नहीं है कि मतलब यार तुम A2 को खाली छोड़ दो और A3 पे करो, नहीं, दैट नॉट पॉसिबल। सारे भरने पड़ेंगे। आगे के एलिमेंट खाली हो सकते हैं बट बीच में ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, दैट एरे में दैट कंडीशन। एंड इस तरीके से हमारा एरे होता है।
जैसे कि ऊपर मैं बता चुकी हूँ। तो अब ये लूप क्या है, जो लूप हमें पूछा गया है, तो लूप हमारा काम आसान करने के लिए, चलो तो लूप को समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि अगर लूप ना हो, विदाउट लूप क्या होगा। अब जैसे कि हमारा साइज, जो कि मैं कह रही हूँ सब्सक्रिप्ट वैल्यू में अगर साइज दे सकते हैं हम, तो n बराबर 5 है, सपोज दैट n 5 है, हमारा साइज जो है 5 रहेगा जैसे कि आपको दिख रहा है। तो हमें क्या मतलब उसको जब हम प्रिंट कराएंगे सी में, तो क्या होगा, प्रिंट एफ परसेंट एल डी, देन इसके वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, देन A1 वाली को, देन A2 A3 और A4। चलो मतलब ये तो n बराबर 5 था, मतलब वैल्यू कम थी, तो इस वजह से हम इसको ऐसे करा पा रहे हैं। सपोज अगर n बराबर 100 हो, तो इस तरीके से बार बार प्रिंट एफ 100 बार करोगे, 100 कर लिया, चलो 1000 हुआ तो सब्सक्रिप्ट वैल्यू। तो फिर इस चीज को सॉल्व करने के लिए दैट हमारे देखो कितना इजी हो जाएगा हमारा काम, सिर्फ एक लूप लगाने से, सिर्फ 2-3 लाइन के एक मिनिमम कोड से हमारा इतनी सारी जो मेहनत है वो सब बच जाएगी। तो दैट इज लूप, ये लूप करता है हमारा। तो इसे 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर लिखते हैं, फॉर कीवर्ड, ओके, फॉर कीवर्ड है और ये स्मॉल में होगा सब कुछ। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले ये INIT मतलब है इनिशियलाइज करते हैं। तो ये सब टर्म्स क्या है वो आप समझेंगे, बट पहले आप समझ लो कि इसका सिंटेक्स कैसा है। कि सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, मतलब हमें लूप कहाँ से चलाना है, देन कंडीशन कहाँ तक चलाना है हमें लूप। लूप का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब हम एक वैल्यू को बार बार हम आगे तक उसको चला रहे हैं। मतलब एक तरह से मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे 10 मीटर आगे तक चलना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। वहां पे मैं पहले 1 से स्टार्ट करूंगी, पहला स्टेप, देन 2, दूसरा स्टेप, देन तीसरा स्टेप, और मैं इस तरीके से 10 मीटर तक आगे चली जाऊंगी 10 स्टेप्स के बाद। तो इसी तरीके से ये है। देखो जस्ट एन एग्जांपल, कोई यहाँ पे मैथ गणित मत लगाना कि इतना स्टेप्स कैसे और उतना स्टेप्स कैसे। तो इस तरीके से, और फिर अपडेटेशन, ये यूपी है, मतलब अपडेट करेंगे हम कि कहाँ तक चलाना है, और अंदर लिखेंगे हमें कि लूप में हम जब चला रहे तो अंदर प्रिंट क्या क्या हो लूप में। देन हम वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल में क्या क्या है, वाइल में हम वाइल लिखेंगे कीवर्ड, जैसे कि हमने फॉर कीवर्ड लगाया था, देन उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे कि हमें कहाँ तक चलाना है लूप, और उसके बाद अंदर लूप का कंटेंट होगा। उसके बाद है हमारा डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या क्या है, डू वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हमारा डू कीवर्ड होगा, देन उसके बाद हम अपना लिखेंगे अंदर का जो स्टेटमेंट है, उसके बाद वाइल, और देन कंडीशन आएगी। अच्छा ऐसे वाइवा में पूछ लें कि अगर ऐसा कोई लूप का नाम बताओ कि जो जो बंद भी हो जाता हो, जिसके बाद सेमी कॉलन भी लगता हो, दैट इज डू वाइल लूप। ओके, डू वाइल लूप है जो जिसके बाद सेमी कॉलन लगता है। बाकी आप देख सकते हो ना तो इसके बाद कोई सेमी कॉलन था, ना इसके बाद कोई सेमी कॉलन था, एक यही है जिसके बाद सेमी कॉलन लगता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो दैट इस तरीके से कुछ हो रहा है। तो इसके अंदर देखो, ये हमारा A5 का एक लूप है। मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया है कि मतलब n बराबर सपोज दैट 5 है। ओके, तो हमारे फॉर लूप में क्या होगा, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा इसे इनिशियलाइज किया जाएगा, तो हम एक आई काउंटर ले लेंगे। आई हमारा क्या करेगा बेसिकली, कि हम इसके इंडेक्स के जरिए हम इसको करने वाले हैं कि हमारी वैल्यू क्या होने वाली है, ट्रेस करने वाले। तो ये हमारा आई काउंटर यहाँ से चलने वाला है, ये हमारी आई की वैल्यूज हैं, सब की सब जो भी हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी आई की वैल्यूज। तो i बराबर 0 पे प्रिंट हो, i बराबर 1 पे, i 2 पे और 3 पे। तो हमने एक जीरो से स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। देन कंडीशन कि कहाँ तक चलने वाला है हमारा लूप, तो मैंने यहाँ लगाई है कि i ग्रेटर देन इक्वल टू 5-1, जब तक 5-1 ना हो जाए, जब तक मतलब हमारे जो n है, हमारा साइज ऑफ एन एरे, जब तक वहां तक ना पहुंच जाए तब तक ये लूप चलता रहे। और i प्लस प्लस काउंटर बढ़ा दिया मैंने, ताकि ये i बराबर 0 जो है वो इंक्रीज होता रहे। मतलब पहले ये i0 वाला प्रिंट करेगा, फिर ये i1 वाला प्रिंट करेगा, देन i2 वाला करेगा, देन i3 वाला, देन i4 वाला, और देन जब इसकी कंडीशन मीट होगी तो फिर ये लूप यही बंद हो जाएगा। ओके, उसके बाद अंदर प्रिंट है। सो देखा यहाँ पे मतलब हमारा काम कितना आसान हो गया। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 5 इस तरीके से पहले हम प्रिंट कर रहे थे, 100 होते तो हमें 100 लिखने पड़ते। अब यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 लाइन का कोड,
एंड हमने इसके अंदर बस क्या किया, यहाँ पे साइज ऑफ एन एरे दे दिया एंड दैट्स इट। हम आराम से कर पा रहे हैं अपना काम। तो ये तो हो गया फॉर लूप वाला। उसके बाद हमारा यहाँ पे है वाइल लूप वाला। इसके अंदर हम i बराबर 0 जब हम उसको वैल्यू मतलब दे रहे होंगे कि i एक वेरिएबल है, इस तरीके से ले रहे होंगे कोई, तो तभी हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे ऊपर ही। देन आगे वाइल लूप जब हम यूज करेंगे तो वो इस तरीके से होगा कि वाइल देन कंडीशन, और कंडीशन का क्या क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिया। उसके बाद प्रिंट एफ कि हमें क्या प्रिंट करना है, अब ज़रूरी नहीं है, स्कैन कर लो। स्कैन जब हम वैल्यू इनपुट कराने वाले हो, जैसे कि हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे कि किस तरीके से इनपुट हो रहा है। और उसके बाद आई प्लस प्लस, मतलब मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अच्छा, यहाँ आई प्लस प्लस ही आ सकता है जी? नहीं, जो भी आपको अपडेट करना हो, मतलब आई प्लस टू करना हो कि आई प्लस टू पे हो, मतलब हमारा ए 0 पे हो, फिर हमारा वैल्यू जो है वो ए 2 वाली प्रिंट हो, फिर ए 4 वाली हो, 5, मतलब आप जो भी यहाँ लिख देंगे ना अपडेट में, वही वाली प्रिंट होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो प्लस में ही हो, मल्टीप्लाई में हो सकता है कि आई मल्टीप्लाई 2 हो तब प्रिंट हो, आई मल्टीप्लाई वाली 2 वाली इंडेक्स पे हो। तो आपको जो भी इंडेक्स दिख लगे, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो, तो उस तरीके से आप कंडीशन खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपडेट सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है डू वाइल लूप। तो ये इनिशियलाइज वाला सिस्टम ऊपर ही हो जाता है। डू वाइल लूप बेसिकली क्या करता है, मतलब वाइल लूप और डू वाइल लूप में एक ही अंतर है। वाइल लूप तभी चलेगा जब हमारी कंडीशन जो है वो मैच करेगी, और डू वाइल लूप तब मैच करेगा जब हमारी कंडीशन मतलब सिर्फ एक बार तो चली जाएगा, कंडीशन मैच हो ना हो, बट एक बार तो ये लूप चली जाएगा। दैट इज डू वाइल लूप। वाइल लूप तभी चलेगा जब हमारी कंडीशन मैच ना हो। हमारा प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम इन सी टू इनपुट एंड आउटपुट एरे। तो इनपुट और आउटपुट एरे जो हमें पूछा गया था प्रैक्टिकल का फर्स्ट प्रोग्राम, दैट हम उसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे हेडर फाइल्स इंक्लूड सी के अंदर हम लगाते हैं stdio.h, और हमारी एक लगाएंगे हम conio.h, टर्बो C++ में जब हम काम कर रहे हैं। ये हम इसे लगा रहे हैं क्योंकि हम आगे क्लियर स्क्रीन और गेट सी जैसा यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने ये लगाई है conio.h। देन हम यहाँ पे void main है इसलिए क्योंकि यहीं से हमारा जो हमारा प्रोग्राम है दैट रीड होता है, दैट इज मीन। ओके, तो आगे हम चलते हैं, और अब यहाँ पे हम आगे लिखेंगे इंटीजर टाइप का हम एक एरे बनाने वाले हैं जिसका साइज मैं 5 ही लूंगी, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स में बताया भी था वहाँ पे। तो उसके बाद क्लियर स्क्रीन क्यों, क्योंकि हमें अपनी स्क्रीन जो है वो क्लियर चाहिए जब हम आउटपुट डिस्प्ले करें। अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना तो हमारा पिछले वाला आउटपुट भी डिस्प्ले होता रहेगा, दैट हमारी स्क्रीन क्लियर नहीं आएगी। अब मैं इसको हटा के भी दिखा दूंगी एक बार कि क्या होता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली डायरेक्ट फॉर लूप लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक आई वेरिएबल लेने वाले हैं, तो हम एक लेंगे आई वेरिएबल हमारे लूप को चलाने के लिए। इसको हम यहीं इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, देन कंडीशन लगाएंगे कि ये 5 - 1 तक चले और आई प्लस प्लस हो। देन आगे स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि प्रिंट एफ के हम क्या डिस्प्ले कराने वाले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंटर ए परसेंटाइल डी वैल्यू, इस तरीके से मैं लिखने वाली हूँ। मतलब आपको क्या आप ज़्यादा अच्छा यूज़र फ्रेंडली बनाए कि यूज़र जब देखे तो उसे क्या दिखे, बट बिल्कुल ही खाली खाली मैं स्कैन एफ लिख दूँ कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो जितना मोस्ट बेटर बना सकते हैं दैट उतना मोस्ट बेटर बनाए। और स्कैन एफ, उसके बाद इनपुट करने के लिए वैल्यू को, और मैं इसके अंदर लिखूंगी परसेंटाइल डी, और उसके बाद यहाँ लिखूंगी मैं एम्परसेंट ऑफ ए ऑफ आई, और उसके बाद इस लूप को बंद कर देंगे सिंपली। तो ये हमारे वैल्यू को एंटर कराने के लिए। तो अब जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है हमसे इनपुट वैल्यू और हमारा आउटपुट वैल्यू, तो अब आउटपुट वैल्यू के लिए करने वाले हैं। तो आउटपुट वैल्यू के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ द एरे इज गिवन बिलो। मतलब आप जो आपका मन करे दैट आपको कंफर्टेबल लगे आप वही लिख लीजिए। और मैंने यहाँ डबल कोट्स गलत लगा दिए, ये यहाँ आएंगे इस तरीके से। और मैं ना यहाँ पे लाइन ब्रेक भी करूँगी इस तरीके से।
और उसके बाद से बंद कर दो। ये मतलब बैकस्लैश एन मतलब लाइन ब्रेक करने के लिए था। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लूप लगाऊंगी, फॉर लूप, डिस्प्ले करने के लिए बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि हमारा बॉक्स है, हम उसके अंदर पहले एक एक करके चॉकलेट्स डाल रहे हैं। जैसे कि हमारी 5 चॉकलेट्स है एक तरीके से, हम पहले उसमें चॉकलेट्स डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और फिर हम एक एक करके चॉकलेट्स को निकाल रहे हैं। एक पहले हमने एक पहले निकाली, देन दूसरी निकाली, देन तीसरी निकाली। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से कुछ, मतलब हमने डाल दिया चॉकलेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले लूप में हमने डाली थी 5। अब हम उनको निकाल रहे हैं, दैट इज आउटपुट। ओके, तो मतलब जो हमें डिस्प्ले होगा दैट, तो देखते हैं i बराबर 0, और इसको सेम कंडीशन की 5 - 1 तक चले, और i प्लस प्लस। देन उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट ऐप कर दूंगी सिंपली, कि प्रिंट ऐप कर दो परसेंटाइल d और कॉमा a ऑफ i को, और दैट बंद कर दो। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी गेट ch, ये स्क्रीन होल्ड करने के लिए। अगर मैं गेट ch नहीं लगाऊंगी ना, तो मेरी स्क्रीन होल्ड नहीं होगी, वो मुझे कुछ दिखाएगा ही नहीं और डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। किस तरीके से होता है वो भी देखेंगे हम। तो अब यहाँ पे मैं इसको रन करती हूँ कंट्रोल F9। तो जैसे कि यहाँ पे दिख गया है, मैं 10 20 30 40 और 50 ये मैंने एंटर कर दिए, और इसने मुझे डिस्प्ले करके दिखा दिया। इस तरीके से दिखा रहा है, नो इशू, बस यहाँ पे स्पेस देना है, दैट्स इट। और मैंने स्पेस दिया, और फिर मैंने कंट्रोल F9 किया, तो इस तरीके से सिंपल हमारा एरे का प्रोग्राम कंप्लीट। और अगर मैं यहाँ क्लियर स्क्रीन ना लगाऊं, तो मैंने नहीं लगाया। ओके, अब मैं कंट्रोल F9 कर रही हूँ, अब देख सकते हो इसने मुझे यहाँ पे देखो, अब ये मुझे मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं हुई, बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन हटा दिया। दैट्स वाई यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाना इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ गेट ch नहीं लगा रही तो क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। मैंने गेट ch हटा दिया, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F9 कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ मैंने सारी वैल्यूज डाली। ओके, अब देखना, देखो यहाँ पे स्क्रीन होल्ड ही नहीं हुई, दैट्स वाई यहाँ पे गेट ch लगता है। दैट्स क्लियर, तो पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट ही हमसे पूछ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड डिस्प्ले एरे एलिमेंट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि मतलब इसने हमें कहा है कि हमें इनपुट करना है और आउटपुट करना है एरे को, बट अब फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, हमें इनका फंक्शन बना के करना है। तो अब ये फंक्शन क्या है और क्या कैसे करना है, तो हम अब वो देखते हैं। चलो, तो हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली समझ लो जैसे कि आपने एक सर्वेंट असाइन कर लिया हो, मतलब आपका कोई ऐसा एक सर्वेंट है दैट कि उसको आपने काम दे रखा है कि हाँ उसको ये काम करना है। मतलब जैसे कि समझो जस्ट एन एग्जांपल कि आपने उसे काम दे रखा है कि हाँ इस सर्वेंट को रोज खाना बनाना है मेरे लिए। तो वो आप जब भी उससे बोलोगे ना कि हाँ खाना बनाना है, तो उसे पता है कि हाँ उसको खाना ही बनाना है आपके लिए। दैट वो क्या करेगा, वो जब भी आप उससे बोलोगे दैट इसको बोल सकते हैं कि आप उसको कॉल करोगे, वो आपको खाना बनाएगा और दे देगा। ओके, दैट इज ये वही है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा सब काम सब वही होगा, मतलब हमारा एरे होगा, लेकिन उसमें जो भी काम होगा वो हम नहीं करेंगे, जैसे कि हम कर रहे थे। जैसे कि आपने देखा था कि ये सब जो काम है वो हम कर रहे थे, हमारे वॉइड मेन में हो रहा था सब काम, ये सब हमारे वॉइड मेन में हो रहा था। बट अब हम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम किसी को असाइन कर लेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे void input array नाम का, जो हमारे लिए सब काम करेगा। तो उसके अंदर हम सिंपली उसको साइज दे देंगे, और उसके बाद उसको दे देंगे उसका साइज, और उसके बाद एक मिनट, उसके बाद उसको हम इसके अंदर कंडीशन जो हमने वही लगाई है ना, सेम वही इन टाइप का आई लूप चलाने के लिए। देन हम इसके अंदर लूप चलाएंगे, फॉर लूप, कि
i बराबर 0 और वही सब जो कि हमने किया है सब वही होने वाला है यहाँ पे, और देन इसको कर देंगे बंद। और जब भी हमें इसका काम होगा तो हम क्या करेंगे, हमने जो void main बनाया है, void main जो हमारा void main जहाँ से फंक्शन हमारा शुरू होता है प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा प्रोग्राम शुरू होता है वहां से, तो वहां पे क्या करेंगे हम void main के अंदर सिंपली क्या करेंगे, हम इस इनपुट एरे नाम के फंक्शन को जो हमने बनाया है हमारी फैसिलिटी के लिए उसको कॉल कर देंगे और उसके अंदर हमारे पैरामीटर्स दे देंगे। पैरामीटर्स ही किसी भी टाइप के हो सकते हैं, एरे टाइप का, इंटीजर टाइप का, जो भी हम यहाँ पे इंट जो होगा हमारा इसके अंदर हम लिखेंगे इस तरीके से, जो आपको याद हो हमने लास्ट वाले प्रोग्राम में किया था इस तरीके से, और हम इस तरीके से इनपुट एरे कर देंगे। सेम वे हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे void आउटपुट एरे का, void आउटपुट एरे का, जिसके अंदर हम फंक्शन मतलब जो हम पैरामीटर्स देंगे वो एरे होगा, और एक होगा हमारा साइज ऑफ एरे, और इसका सेम वही काम होगा, अंदर ये सब डिस्प्ले कराने वाला काम होगा जो कि हमने अभी प्रोग्राम में देखा था इनपुट आउटपुट वाले का। यहाँ पे क्या हुआ, बस बेसिकली हमारा काम बच गया, ये void main जो अंदर वाला काम था वो हमारा था, ये काम हम कर रहे थे हमारा प्रोग्राम, बट अब क्या हो रहा है, हमने उसका फंक्शन कर लिया, अब वो हमने एक बार फंक्शन को बोल दिया कि हाँ ये भाई ये तुम्हारा काम है, अब ये तुम ही करोगे, दैट अब वो वही करेगा। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब जस्ट सपोज दैट ये हमारा void main है, अब यहाँ पे जो भी काम है ना हमें ही करना है। अगर अब हमें समझो सपोज दैट कि हमारा एक एरे है, अभी तो हमारा एक ही एरे, सपोज दैट हमारे 5 एरे हो तो हमें यहाँ पे फॉर लूप 5 बार लगाना पड़ेगा, एक बार यहाँ लगाया, फिर दोबारा लगाया, फिर तीसरी बार लगाया, फिर चौथी बार लगाया, देन हमें उसको आउटपुट भी दिखाना है, तो हमें आउटपुट करने के लिए भी उसके आउटपुट वाले फॉर लूप को बार 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 लिखना पड़ेगा। तो उस काम को हमारे इस फंक्शन ने अपने इस 3 लाइन के कोड में संभाल लिया। अब हमें जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे हमारे कितने भी एरे हो, जैसे कि मैं बताती हूँ, चाहे हमारा जैसे कि हमारा बी हो एरे, हमारा सी हो, कुछ भी हो, कोई सा भी एरे हो, सपोज दैट इन एरो में साइज भी अलग अलग है, इसमें एम साइज है और इसके अंदर ओ साइज है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इनपुट एरे हमने ए और एन के लिए बनाया था, यही इनपुट एरे हम बी और एम में यूज कर सकते हैं, बी और एम में, तो सेम यही होगा। ओके, और यही इनपुट एरे हम यूज कर सकते हैं सी और ओ में। हाउ इजी, मतलब हमारा काम कितना इजी हो गया। अब हमें अगर आउटपुट भी दिखाना है इसका, तो हम सिंपली यहाँ पे जो भी हमें लाइन लिखनी है हम लिखेंगे, देन सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे आउटपुट एरे फंक्शन। मतलब यार सोचो, हमें अब बार बार फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली अपना एक फंक्शन कॉल करेंगे एंड देन हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया होगा पहले और हमारा काम इजी हो जाएगा। तो दैट्स इट। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं फटाफट से हम कि क्या है। जैसे कि मैंने कहा था सबसे पहले, हाँ, तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे हेडर फाइल्स को, stdio.io.h जो सी की हेडर फाइल है, देन conio.h, उसके बाद मैंने यहाँ हैश डिफाइन मैक्स 10 कर दिया है। देखो यार, इसके अंदर मैक्रो यूज करोगे बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर साइज को इससे बार बार 10 करेंगे ना तो ज़्यादा वो सही नहीं लगता ना, इससे अच्छा आप एक मैक्रो डिफाइन कर लो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट कर रहे हो ना तो दैट इज़ गुड। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आगे हम, जैसे कि मैंने कहा था हम 2 फंक्शंस बनाएंगे। अच्छा, हमने यहाँ फंक्शंस को यहीं डिफाइन क्यों किया, मतलब यहाँ क्यों नहीं किया, हम नीचे क्यों कर रहे हैं इनको डिफाइन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने void main के बाद डिफाइन किया, क्यों? देखो यार, अगर आप कभी भी फंक्शन बना रहे हो ना तो दैट यहाँ पे उसका फंक्शन कर दो डिफाइन, देन उसकी जो फंक्शन डेफिनेशन है दैट वो आगे मेन के बाद ही करो, दैट इज गुड प्रोग्रामिंग। तो आप यही करना, सबसे पहले यहाँ पे लिख देना कि फंक्शन क्या है आपका, देन आगे उसको करना डिक्लेयर, यहाँ पे सेमीकोलन से बंद करना मत भूलना। तो जैसे कि आपके जो भी पैरामीटर्स है मैंने यहाँ पे एरे और एक्स का साइज दे दिया है, इनपुट एरे और आउटपुट एरे 2 फंक्शंस जो कि हमारा काम करने वाले हैं, हम उनको एक बार बता देंगे उनको करना क्या है, देन हम बार बार उनसे जो भी हमारा मन करे हम काम करवा सकते हैं। तो आगे void main, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, उसके बाद है हमारा इंटीजर टाइप का एन और ए ऑफ मैक्स, साइज हमने ले लिया है,
तो प्रिंट एफ में हम पूछने वाले यूजर से कि उसको क्या साइज रखना है अपने एरे का, तो मतलब हम उससे पूछ सकते हैं ये, और इसकी फैसिलिटी अच्छी है कि हम उससे पूछ सकते थे, मतलब हमारे पास ज़रूरी नहीं, हमने यहाँ पे 10 का कंटेनर बना दिया है कि 10 है आपके पास, अब वो उसके अंदर 5 भरे, 6 भरे, 7 भरे या भरे ही ना, उसकी मर्जी है। ओके, तो आगे हम चलते हैं, फिर मैंने प्रिंट एफ द एरे इज गिवन बिलो और आउटपुट दिखा दिया है। उसके बाद जिसकी आप देख सकते हो मैंने यहाँ इनपुट एरे में और आउटपुट एरे में सेम वही चीज़ें करी है जो थी, बस यहाँ पे एन, यहाँ पे इस बार साइज आ गया है, बस दैट्स इट। पहले 5 कर रहे थे हम, इस बार हमने साइज एन रख दिया जो कि हम यूज़र से पूछने वाले हैं, और यूज़र फिलहाल हम ही है। तो यूज़र जैसे कि जो कि हम ही है, हमारी मर्जी, हम 5 का चाहते हैं, और हम इसके अंदर फिर से स्टोर करने वाले हैं 10, 20, 30 और 50 तक। देन उसके बाद ही हमें दिखा देगा कि हमारा एरे क्या है, दैट्स इट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, प्रोग्राम जो भी हमारा है। सो नेक्स्ट है हमारा मिनिमम एलिमेंट, हमें प्रिंट करवाना है एरे का। तो देखो यार, मिनिमम एलिमेंट नाम से पता चल रहा है कि हमें सबसे छोटे वाले एलिमेंट को पकड़ना है और उसको प्रिंट करवाना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एरे थे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके का एरे है। सपोज दैट ये तो शॉर्टेड वे में लगा हुआ है। अगर वो ना हो शॉर्टेड, सपोज कि यहाँ पे लिखा होता इस तरीके से कि इस तरीके से दे रखा है 20, 50, 5 और उसके बाद 1 और 9, इस तरीके से कुछ होता। चलो 100 मान लो, इस तरीके से कुछ है। एरे हमारा ये दे रखा है और इसने हमसे पूछ लिया कि इसमें जो सबसे छोटा है ना, दैट उसे प्रिंट कर दो। जैसे 1 है इसके अंदर सबसे छोटा, तो इसको प्रिंट कर दो। तो दैट, अब उसको कैसे करेंगे, देखो हम वही करेंगे। हमारा कंटेनर होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, हमारा कंटेनर वही होगा, इनपुट एरे वाला होगा, एक आउटपुट एरे वाला होगा। अब हम एक और बनाने वाले हैं जो हमारा काम करेगा, जो हमें मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करके दे देगा इसके अंदर से। हम इनपुट कराएंगे एरे को, देन आउटपुट कराएंगे, देन हम कहेंगे एक और फंक्शन हम बनाने वाले हैं इसके अंदर। हम बनाएंगे एक इंटीजर टाइप का min एलिमेंट नाम का फंक्शन बनाएंगे, हम min एलिमेंट नाम का, जिसके अंदर हम पास करने वाले हैं हमारे पूरे एरे को और हम पास करने वाले हैं हमारे साइज को। ओके, देन हम इसके अंदर लगाएंगे कंडीशन। तो कंडीशन में डायरेक्ट प्रोग्राम में जाके बताऊंगी, वहां ज्यादा बेटर अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो चलते हैं फिर। सो मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे, तो क्या हमने बेसिकली किया है, हमने इंटीजर टाइप का लिया। इंटीजर टाइप का क्यों लिया है, देखो यार, हमने इंट यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि हम इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कराने वाले हैं। देखो हम इंडेक्सिंग लेते हैं जो कि यहाँ सबस्क्रिप्ट वैल्यू में होती है, वो इंटीजर टाइप की होती है। अगर मतलब आपने नोटिस किया हो तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, कभी ABCD या 4.4, 2.2 या फिर कोई स्ट्रिंग कि यहाँ हेलो हेलो कुछ, मतलब इस तरीके से नहीं होती कभी भी। यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से होती है कि नेचुरल नंबर में दी होती है। तो इसलिए यहाँ इंटीजर टाइप का लिया है हमने रिटर्न, कि ताकि हम रिटर्न करा सकें। देन वही है, हमने इसके अंदर एरे पास करा दिया है, मर्जी हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन हमें टाइप लिखना पड़ता है कि हमने एरे लिया है, पॉइंटर लिया है, मतलब रेफरेंस लिया है, क्या लिया है, हमें वो शो कराना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली वाइड मेन हमने कर लिया है। उसके बाद एन साइज ले लिया है और ए ऑफ मैक्स, जैसे लास्ट प्रोग्राम में हम करते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद इनपुट करा लिया, देन आउटपुट। उसके बाद मैंने अब प्रिंट एफ, एक लाइन ऐड हुई है बस, मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। और सिंपली देखो यहाँ इंटीजर टाइप का लेने का फायदा ये हुआ है कि यहाँ पे मैं इस तरीके से अब लिख सकती हूँ। अगर ये वॉइड टाइप का होता तो मैं ऐसे नहीं लिख पाती, फिर मुझे प्रिंट उसके फंक्शन के अंदर कराना पड़ता। मतलब मुझे जैसे यहाँ फंक्शन लिखा हुआ वॉइड इनपुट एरे, तो मुझे इसके अंदर कराना पड़ता। तो इस वजह से मिनिमम इंटीजर टाइप का बनाया ताकि मुझे रिटर्न वैल्यू मिले मेरी की मिनिमम में क्या है, इसलिए मैंने यहाँ परसेंटाइल डी टाइप का ये लगाया। परसेंटाइल डी क्योंकि इंटीजर टाइप की थी, पूरा का पूरा एरे हम रिवर्स कराते हैं, दैट वहाँ पे पॉइंटर लग जाता है, क्योंकि हम पूरा एरे करा रहे हैं, वो चीज़ अलग होगी, दैट वहाँ पे नहीं जाता है। तो आगे चलते हैं इनपुट एरे, और उसके बाद हम आगे चलते हैं आउटपुट एरे, दो फंक्शंस जो कि हम बना चुके हैं ऑलरेडी। और न्यू हमारा क्या ऐड हुआ है यहाँ पे, ये वाला तीसरा फंक्शन मिनिमम वाला। तो उसमें क्या क्या हुआ है, एक तो मैंने इंटीजर टाइप का मिनिमम एक वेरिएबल ले लिया है, जिसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू को स्टोर कराने वाले एक आई काउंटर ले लिया है लूप चलाने के लिए।
और उसके बाद हमने मिनिमम के अंदर a ऑफ 0 डाल दिया है। हमने सबसे पहला एलिमेंट जो एरे का सबसे ऊपर वाला सबसे पहले वाला एलिमेंट है वो हमने मिनिमम में डाल दिया। क्यों डाला? ताकि हम उस एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर सके। सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा ये। देन हमने लूप चलाया यहाँ पे, यहाँ मतलब 0 से लेके जहाँ तक भी हमारा साइज ऑफ एन एरे होगा। और उसके बाद सिंपली इफ a ऑफ i, अगर हमारा जो a ऑफ i है वो हमारा अगर छोटा हो जाता है मिनिमम वैल्यू से, मतलब जो भी हमारी मिनिमम में वैल्यू पड़ी होगी उस टाइम पे, तो सिंपली मिनिमम में वही वैल्यू डाल दो जो छोटी वाली है। और इस तरीके से जब ये पूरा लूप एंड होगा तो हमारी मिन के अंदर सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी और हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से मिन को। रिटर्न मिन करने के बाद जैसे कि मैंने ऊपर कहा था, अगर हम इंटीजर टाइप यहाँ पे इंट नहीं लेके अगर वॉइड लेते, अगर ये इंट नहीं लेके यहाँ पे वॉइड होता तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ता है प्रिंट टाइप मिनिमम एलिमेंट इज, और फिर हम मिन को यहाँ प्रिंट कराते। लेकिन हमने जब यहाँ इंट टाइप का ले लिया तो अब हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न मिन करते हैं। और अब हम यहाँ पे अपने वॉइड मेन के अंदर इसको करा सकते हैं रिटर्न। तो अगर ये आए तो इंटीजर टाइप से करके आना, दैट इज गुड। वॉइड मेन कर सकते हैं, देखो जैसे आपको कंफर्टेबल ठीक लगे, दोनों ही ठीक है। तो उसको फटाफट से रन करते हैं। कंट्रोल F9 से रन हो रहा है। और उसके बाद जैसे कि मैंने 4 वैल्यूज ली, सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले ली 30, और उसके बाद 40, फिर मैंने ली 10, और उसके बाद ली मैंने सपोज दैट 33। तो इसने सबसे छोटी वैल्यू 10 तक मुझे प्रिंट करके दे दी, दैट्स इट। इससे जस्ट नेक्स्ट वाला प्रोग्राम मैक्सिमम का था, तो हम मैक्सिमम वाला अभी समझ लेते हैं कि मैक्सिमम के अंदर क्या हुआ। तो कुछ नहीं, बस मैंने यहाँ मैक्सिमम एलिमेंट का पहले प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं हमारा क्या है। देन इसका जो फंक्शन होने वाला है वो सेम होगा, मैं यहाँ मैक्स डाल देती हूँ बस, क्योंकि हम मैक्स वाला फाइंड करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम, और यहाँ पे कॉलिंग में भी मैक्सिमम। मैं बस आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम में कि क्या डिफरेंस आ गया, माइनर सब डिफरेंस एंड वही सब। तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन का नाम, और यहाँ पे भी मैक्स ले लेती हूँ। दैट ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, खाली एम रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिसमें आपको कंपेटेबिलिटी लगे, आप मतलब जिसमें आपको ठीक लगे दैट वो रख लो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है, हम जैसे चाहें वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आगे मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ मैक्स, और यहाँ पे भी मैं मैक्स लिखूंगी। बस यहाँ चेंज क्या होगा, यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा कि a ऑफ i, मतलब अगर मैक्स के अंदर जो एलिमेंट पड़ा है वो छोटा बैठ गया a ऑफ i से, मतलब a ऑफ i बड़ा है, तो वो बड़े वाले एलिमेंट को मैक्स में डाल दो। अब मैक्स में बड़ा एलिमेंट आ गया, और जब हमें ये पूरे लूप के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा तो उस रिटर्न कर दो मैक्स को। तो उसको फटाफट से कंट्रोल F9 करेंगे हम। और सपोज दैट मैंने 4 ही लूँगी, और मैं जैसे कि यहाँ पे 20 और 44, देन 10, और एक जैसे कि ले लिया 2, तो इसने मुझे सबसे बड़ा 44 प्रिंट करके दे दिया, दैट्स इट, यही है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिया है मैक्सिमम वाला भी मिनिमम के साथ ही। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज एन एरे। तो हमें सारे एलिमेंट जितने भी एरे के अंदर है उन सबका सम फाइंड करना है। तो फिर इसको देखते हैं, प्रोग्राम भी देखेंगे डायरेक्ट जाके कि क्या करना है। तो सम वाले में क्या किया है हमने, देखो यार ये सब तो बिल्कुल सेम है, बस हमने इंटीजर टाइप का बना दिया है सम। क्योंकि देखो सम होने के बाद क्या होगा, एक ही तो वैल्यू आएगी, तो एक को तो हम रिटर्न करा सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने मतलब इंटीजर टाइप का बना दिया है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद वॉइड मेन में यहाँ पे लाइन जैसी कि हमने मिनिमम मैक्सिमम में लिखी थी, सेम वही हमने यहाँ सम के लिए लिख दिया है कि सम होके हमारी यहाँ प्रिंट हो जाए वॉइड मेन में। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो ये है, देखो बस इतना सा छोटा सा फंक्शन। और इसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का आई ले लिया है, एक हमने सम वेरिएबल ले लिया है जो 0 तक, मतलब 0 उसको 0 इनिशियलाइज करते हैं। क्यों? देखो इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, नहीं करोगे तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए 0 से इनिशियलाइज कर दो। देन अब हमारे सम में 0 पड़ा है, तो अब हमने क्या किया है, हमने लूप चला दिया है 0 तक, मतलब हम 0 से लेके n तक का लूप चला रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इस एक छोटा सा बस ये एक इतना कोड लिख दिया है,
सम प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई। इस कोड का मतलब यही है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको यूज कर लो या फिर आप इस तरीके से लिख लो, ये वाला आपको समझ आ रहा होगा। दोनों ही ठीक है, बट ये ज्यादा कूल लग रहा है ना देखने में, तो आपकी मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो दैट आप वो करें। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अब हमारे सब में 0 है फिलहाल, तो अब इस 0 में हमारा ए ऑफ आई वो कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 जो भी हम मतलब यूजर हमारा वैल्यू देगा दैट वो, और उसके अंदर ऐड होता रहेगा, मतलब 10 इसके अंदर ऐड हो गया, देन उसके बाद दोबारा लूप चला तो 20 ऐड हो गया, फिर 30 हो गया ये मिलकर। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि 40 आ जाए तो उसको ऐड कर दिया, फिर वो कितना हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये लूप चल रहा है यहाँ पे, और फिर जब ये पूरा फाइनल पूरा एंड तक ऐड कर लेगा तो उसको वो रिटर्न कर देगा, देन रिटर्न सम, दैट्स इट। इसको कंट्रोल F9 करते हैं। सपोज 3 वैल्यू को कराना है और वो इस तरीके से है हमारी 10 20 और 30, तो इसका सम कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, दैट अवर सम इज 60। बस सम के अंदर इतना ही है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंसर्ट एन एलिमेंट इन एन एरे और डिलीट एन एलिमेंट इन एन एरे। तो हम दोनों देखेंगे फटाफट से कि इसमें क्या करना है। देखो यार, इंसर्ट हम कब कर सकते हैं, थोड़ा सोचो। इंसर्ट हम तभी तो कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, जो मैंने यहाँ कंडीशंस लिखी थी, ये कंडीशंस मैंने लिख रखी है। इंसर्ट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे एरे का साइज बड़ा हो, हमारे एरे में जगह हो, तब हम, जैसे ये तीसरा पॉइंट A7 वाला जो मैंने यहाँ लिख रखा है, इंसर्ट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे एरे का साइज बड़ा हो। अगर हमारे एरे में, जैसे कि यहाँ A5 वाला देखा, हमारे एरे में जगह ही नहीं है, हम कहाँ इंसर्ट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब हमारे एरे में जगह ही ना हो, तो इस केस को हम बोलेंगे ओवरफ्लो। इंसर्ट के अंदर कंडीशन होती है ओवरफ्लो की। अगर हमारे एरे में नहीं है जगह अब इंसर्ट करने की, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है इंसर्ट करने की जगह नहीं है, 5 का एरे था दैट वो फुल हो चुका है, अब नया कंटेनर बनाने की जगह ही नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम ओवरफ्लो। और अगर है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है A7 वाली में कि हमारे पास है जगह, यहाँ पे A7 वाली में आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास है जगह, तो इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट हम कहीं भी कर सकते हैं जहां भी यूजर हमें बताए, दैट वो हमसे कह सकता है कि उसको यहाँ पे मतलब सपोज दैट कि उसको यहाँ पे एक इधर साइड इंसर्ट करना है कि यहाँ पे 1 इंडेक्स पे इंसर्ट हो, तो हमें सब कुछ इधर की साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3 और 4, मतलब ये इधर साइड इंसर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमें साइज भी बढ़ाना पड़ेगा इसका, मतलब अब साइज भी बढ़ गया ना, अब यहाँ पे साइज एक और बढ़ गया, यहाँ पे 5 कंटेनर बन जाएंगे अब, दैट इज इंसर्शन। क्योंकि अब यहाँ पे हमारा साइज बढ़ चुका है, यहाँ पे अब हमारा दूसरा एलिमेंट, नया एलिमेंट आ चुका है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे 100, हमने 100 इंसर्ट किया तो हमें सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे फिर हो जाएगा 20, यहाँ पे 30 आ जाएगा, सब शिफ्ट हो जाएंगे 100 स्टार्ट करने के बाद। यहाँ पे 40 आ जाएगा, और जो हमारा 50 है वो यहाँ पहुंच जाएगा 5 तक। बट ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे इस एरे में आगे और जगह होगी, अगर नहीं होगी तो हमारी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी ओवरफ्लो की। इसका मतलब ओवरफ्लो कंडीशन हमारी कब आएगी, जब हमारा n का जो साइज है, आपको याद है मैंने मैक्रो ले रही थी, मैं इसीलिए ले रही थी दैट, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, जब हमारा ये जो n है वो इस, मतलब हमारा जो n है वो मैक्स के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो साइज ऑफ एरे है और हमारा जो एरे का जो हमने साइज रखा है वो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब जगह ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। और अगर नहीं, ये कंडीशन नहीं हुई तो इसका मतलब हमारे एरे में अब भी जगह है, हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम सिंपली यूजर से पूछेंगे कि अपने बता दो कि एंटर वेयर यू वांट टू इंसर्ट, हम उससे सिंपली पूछ लेंगे कि उसे कहाँ इंसर्ट करना है। उसके बाद जैसे वो कुछ भी इंडेक्स दे कि उसे हाँ 0 पे करना है कि 1 पे करना है या 2 पे करना है या 3 पे करना है, वो कोई भी इंडेक्स दे, दैट हम वहां पे उसे इंसर्ट करेंगे। और जो बाकी के जो एलिमेंट है फिर उनको उधर की साइड शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद वो बीच में इंसर्ट हो जाएगा और अपने एरे का साइज बढ़ा देंगे लास्ट में, जो हमारा ये n है।
यूजर ने कितना दिया था पहले 5 था, और जब हमने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद वो साइज कितना हो गया, जब हमने इंसर्ट कर दिया तो हमें साइज बढ़ाना पड़ गया, फिर वो हो गया 6। इसका मतलब हम लास्ट में n प्लस प्लस प्ले करेंगे, दैट इज इंसर्शन। तो अब ये सब कैसे हो रहा है हम प्रोग्राम में देखेंगे, प्रोग्राम में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं फिर प्रोग्राम में इसको। तो इंसर्शन इन एन एरे में क्या क्या होगा, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करने वाले हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कहीं हमारा एरे फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो वहीं से एग्जिट हो लेंगे कि हाँ बस रुक जाओ, आप बस प्रोग्राम बंद करो यहीं पे, क्योंकि फालतू में प्रोग्राम क्यों चलाना जब हम कुछ नहीं कर सकते इंसर्ट उसके अंदर, तो हम तभी एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद हम इंसर्ट करने वाले कैसे, सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे एंटर विच आई, मतलब उसे क्या इंसर्ट करना है, आइटम विच यू वांट टू इंसर्ट। उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे कि उसे कहाँ इंसर्ट करना है, एंटर योर लोकेशन इंडेक्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट, कि उसे कहाँ इंसर्ट करना है, दैट यूजर से हम वो पूछेंगे। लाइक कि इस तरीके से हमारा एक एरे दिया हुआ है, लेट एरे हमारा इस तरीके से कुछ है, और उसकी इंडेक्स ये है 0 1 2 3 4 5 6 जैसे कि होते हैं इंडेक्स। ओके, तो हमें क्या करना है, आइटम दिया हुआ है हमें 10, आइटम जैसे कि सपोज 10 दिया है, हमें लोकेशन और इंडेक्स जो, मतलब लोकेशन इंडेक्स एक ही बात हो गई यार, मतलब तो 3 पे हमें इंसर्ट करना है। तो सपोज कि यहाँ पे देखो 1 0 2 मतलब 0 1 2 और 3 पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे जो 5 आ रहा है ना, इस वाली पोजीशन में हमें इंसर्ट करना है और इन सबको शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 0 1 2 और 3 वाली पोजीशन पे मैंने इंडेक्स 3 पर इंसर्ट कर दिया है हमारा 10, जैसे कि पूछा था, और इन सबको कर दिया शिफ्ट। अब ये जो हमारा एरे 7 का था, 7 का है ये, वो अब हमारा हो गया है 8 का, तो हमने एक बढ़ा दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हम इन सबको इधर इधर सरका रहे हैं, कहाँ तक, जहाँ तक हमारी ये इंडेक्स दी हुई है वहां तक। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें इस लूप को उल्टा चलाना पड़ेगा। हम लूप को उल्टा चलाएंगे, मतलब अब हम क्या करेंगे, लूप को देखो हम वहाँ पे अपडेटेशन जब करते हैं क्या करते हैं हम, मतलब हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, हमें लूप को कहाँ से चलाना है। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं बीच में कंडीशन, कंडीशन में हम क्या लिखते हैं कि हमें लूप में कंडीशन क्या रखनी है। उसके बाद हम लिखते हैं अपडेटेशन, की अपडेटेशन में क्या होना चाहिए। जरूरी है कि हम सीधा ही चलाएं, हम उल्टा भी चला सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज लास्ट से करेंगे, हम यहाँ से लास्ट से करेंगे, हम आई बराबर एन रखेंगे। ओके, आई बराबर एन रखेंगे। उसके बाद जरूरी थोड़ी है कि हम आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस वन रखें, हम आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन भी रख सकते हैं। हम लूप को उल्टा चला सकते हैं आई माइनस माइनस करके। यू गॉट इट, मैं क्या कह रही हूँ। तो कैसे, अब हम आगे देखेंगे। तो आगे चलते हैं, फिर किसमें हुआ क्या है देखते हैं फिर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट एरे दैट बिल्कुल सेम, और यहाँ इंसर्ट का फंक्शन जो कि मैंने इंटीजर टाइप का बना दिया क्योंकि एक ही वैल्यू रिटर्न होने वाली है हमारी। और इसके अंदर मैंने पैरामीटर्स क्या क्या पास किए, एक तो हमारा एरे जो कि इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही है, उसके बाद हमारा साइज ऑफ एन एरे, उसके बाद आइटम। ओके, उसके बाद लोकेशन की क्या लोकेशन होनी चाहिए, फिर मैंने अवॉइड में जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया है आइटम लोकेशन, ये सब यहाँ पे हम यूजर से पूछने वाले इसलिए यहाँ लिया गया है। ओके, नो कंफ्यूजन, आगे चलते हैं। इनपुट एरे और हमने इनपुट करा लिया, देन आउटपुट एरे, दैट ये सब तो सेम ही है। उसके बाद हम पूछ रहे हैं यूजर से एंटर द आइटम टू इंसर्ट, उसे क्या इंसर्ट कराना है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बोला था हम पूछेंगे। फिर मैंने उससे पूछा है कि बताओ कि किस लोकेशन या इंडेक्स पे इंसर्ट कराना है तुम्हें, वो और बताओ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एन वेरिएबल ले लिया, मैं इसमें रिटर्न करने वाली हूँ। यहाँ पे एन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो साइज है ना वो बढ़ के आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एन ले लिया है। ओके, तो आगे चलते हैं। प्रिंट एफ आफ्टर इंसर्शन एरेज, जब हमारा आफ्टर इंसर्शन होगा तो हम आउटपुट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब हमारा जो साइज ऑफ एन है वो बढ़ चुका है, मतलब जो भी साइज यूजर ने दिया है ना उससे एक बढ़कर ही आया होगा, तो इसलिए यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा नया एलिमेंट इंसर्ट होके नए एरे में उसी एरे में अपडेट के साथ आएगा। तो आगे चलते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या है। इनपुट एरे सेम वही है, आउटपुट एरे सेम वही है, और यहाँ बस ये कॉमेंट एड्स है, कुछ नई चीज नहीं है। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स ऐड करना अच्छा रहता है कि मतलब बाद में अगर कोई और भी देख रहा है हमारा प्रोग्राम तो उसे समझ आए कि हमने यहाँ पे किया क्या है। तो दैट्स वर्क फॉर, मतलब कमेंट्स का यही काम है। तो आगे चलते हैं। इंटीजर टाइप का इंसर्ट है, और उसके बाद
इंट टाइप का आई ले लिया है मैंने एक लूप चलाने के लिए। उसके बाद इंसर्शन का लॉजिक, जैसे कि मैंने कहा था n बराबर बराबर मैक्स हो, दैट इज कंडीशन। तो फिर इफ में लगाया, इफ कंडीशंस के लिए होता है इफ एंड एल्स, जैसे कि कुछ याद हो आपको थोड़ा बहुत तो, और नहीं भी है तो दैट आप यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रिंट टैप कर दो ओवरफ्लो एरे इज फुल और देन एग्जिट। अब यहाँ गेट CHQ अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा ये रुकेगा ही नहीं, हमारी स्क्रीन होल्ड ही नहीं होगी और बाहर आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रोग्राम में ही बताया था कि गेट CH इसलिए वर्कफुल है, ओके, होल्ड करने के लिए। देन एल्स करते हैं, एल्स के अंदर क्या है हमारा फॉर i बराबर n-1। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने लूप को चला दिया है उल्टा, और कहाँ तक, लोकेशन तक। जहाँ पे लोकेशन आपको याद हो, ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था, वो पीछे से चल रहा है बस, ये जैसे कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ तक हमारी कंडीशन तक चलेगा बस, और i माइनस माइनस उल्टा चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको ai+1 बराबर AFI, इसका मतलब है हम यहाँ, जैसे कि ये t है तो ये i के प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। एक और बढ़ गया इसके अंदर, इस साइड, फिर इधर 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 शिफ्ट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लेस है वो खाली हो जाएगा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लोकेशन पे जब आ जाएंगे तो वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कि ए की लोकेशन बराबर आइटम, जो भी हमारा आइटम होगा, जो भी यूजर को इंसर्ट कराना होगा वो इंसर्ट करेंगे। देन उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि हम लूप का साइज, मतलब जो हमारा साइज ऑफ एन एरे वो बढ़ा देंगे, n बराबर n+1, और रिटर्न कर देंगे हमारे इस वाले n को, दैट्स इट, बस इतना ही है, यही हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और, कि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, क्यों? अगर आपका लाइन ऑफ कोड सिर्फ एक लाइन का, इस तरीके से एक लाइन का है, तो आप कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन दिस इज फॉर ओनली फॉर 1 लाइन कोड। अगर आपका 2 लाइन का है कोड, 3 लाइन का, दैट नॉट वर्क, वहाँ पे काम नहीं करेगा ये। अगर एक लाइन का है तो आप सिंपली लिख सकते हो फॉर लूप, देन उसके नीचे इस तरीके से व्हाइल में भी, इफ कंडीशन में भी, अगर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कोड है तो ये काम कर देगा। और ये भी ठीक है, अगर एक लाइन का है तो आप इस तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप फटाफट से इसको रन करते हैं। तो मैं सपोज दैट 4 कर लूँगी, तो इसके अंदर मैं डालती हूँ 10, 20, 30, 40, और ये मुझसे पूछ रहा है कि इंसर्ट करो। मैं 33 इंसर्ट करना चाहती हूँ, और मैं दूसरी पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहती हूँ, दूसरी पोजीशन जिसमें मेरा 30 इंसर्ट है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 30 इंसर्ट है। अब यहाँ पे मेरा इंसर्ट हो जाएगा 33, और ये सब शिफ्ट हो जाएंगे नीचे की साइड। ये देखिए 10, 20, 33, 30, 40, यहाँ 30 वाले प्लेस पे 33 इंसर्ट हो गया और वो सब नीचे शिफ्ट हो गए, दैट इज इंसर्शन। तो आगे चलते हैं और आप देखते हैं डिलीशन में क्या क्या होता है। तो अभी हमने इंसर्शन देखा, तो अब हम डिलीशन देखते हैं। तो जैसे कि हमारे इंसर्शन में क्या था कि जब हमारा एरे फुल है तो ओवरफ्लो कंडीशन आ रही थी, पर कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि हमारा एरे खाली हो बिल्कुल। हाँ, मतलब कि अगर हमारा एरे इस तरीके से है कि यहाँ पे हमारा एरे बना है और उसमें कुछ है ही नहीं, दैट एम्प्टी, तो इसी कंडीशन के लिए यहाँ पे हमारा आता है अंडरफ्लो वाला रूल। और ये अंडरफ्लो कब आता है, जब हमारा n इक्वल 0 हो, दैट इज ओके। तो जैसे हमने ओवरफ्लो में चेक किया था कि ओवरफ्लो मतलब हमारा एरे फुल है या नहीं है इंसर्शन वाले केस में, तो सेम वही हम डिलीशन केस में करेंगे, बट इधर होगा अंडरफ्लो चेक, कहीं हमारा एरे खाली तो नहीं है, ओके। डिलीशन का मतलब बस नाम से ही समझ आ रहा है। देखो यार, पहली बात तो मैं पहले बोल चुकी हूँ वीडियोस में जो भी पहले थी, कि कुछ भी डिलीट नहीं होता, या तो रिलीज करते हैं हम मेमोरी में से, या फिर हम ओवरराइट कर देते हैं, डिलीट कुछ नहीं होता। ओवरराइट करने को डिलीट कह देते हैं। यहाँ पे ओवरराइट किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो अब ध्यान से, जैसे हमारा ये 100 है, मतलब ये हमारा ये जो 6 का हमने बना दिया था 6 का, तो इस तरीके से हमारा है। अब हमें 100 को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कि इसको ओवरराइट कर देंगे यहाँ से। ये यहाँ से अब डिलीट नहीं हुआ है, बस ओवरराइट हुआ है, और ये दोबारा से 4 पे आ जाएगा।
एक मिनट, यहाँ पे लिख देती हूँ 4 पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम उससे पूछेंगे एंटर विच, मतलब विच इंडेक्स विच लोकेशन यू वांट टू डिलीट, मतलब उसे क्या डिलीट करनी है। मतलब सपोज दैट वो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया 1 पे, पहले 1 पे था, ये 1 वाला मैंने हटा दिया। उसने लिखा कि हाँ उसे 1 वाली डिलीट करनी है, कि 1 पे जो भी उसे डिलीट कर दो। 1 पे क्या था हमारा 100 था, मैंने उसको यहाँ डिलीट कर दिया। यहाँ पे हुआ क्या, डिलीट होने के बाद यहाँ पे हुआ है ओवरराइट। यहाँ पे इस तरीके से 20 जो है वो इसके प्लेस पे आ गया, देन 30 इसके प्लेस पे आ गया, देन 40 यहाँ इसके प्लेस पे आया था, और देन 50 यहाँ इसके प्लेस पे। इस तरीके से हुआ है, ओवरराइट हुआ है। ठीक है, कुछ डिलीट नहीं हुआ, ओवरराइट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमारा साइज दोबारा से इतना हो गया। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं n माइनस माइनस, क्योंकि अब हमारा साइज घट चुका है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 6 साइज था अब वो हो चुका है 5, एंड माइनस माइनस करने पर, ये कंडीशन। ओके, तो अब ये किस तरीके से काम कर रहा है उसको हम प्रोग्राम में समझेंगे, ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो चलते हैं फिर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करने वाले कि कहीं हमारा एरे जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, एन इक्वल इक्वल 0 तो नहीं है। तो अगर है तो अंडरफ्लो कंडीशन और एग्जिट कर दो वहीं से, हम आगे नहीं चलाएंगे लूप। और हम क्या करेंगे, हम उससे पूछेंगे कि एंटर लोकेशन इंडेक्स, कि उसे क्या डिलीट करना है। ठीक है, वही मैंने एरे का एग्जांपल लिया 2 3 4 वाला, और उसके नीचे उसकी इंडेक्स लिख दिया है। और सपोज कि यूजर ने डाला कि उसे 3 वाली इंडेक्स, यानी 3 पे कौन है हमारा 5, दैट 5 को डिलीट कर दो। तो हम सिंपली ओवरराइट करेंगे, हम 6 को यहाँ रख देंगे, 7 को यहाँ और 8 को यहाँ, 5 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप। और हमारा साइज एरे का जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ 7 था, वो अब हो चुका है 5। तो अब यहाँ पे कैसे हुआ है सब देखते हैं। तो यहाँ मैंने फंक्शन बना दिया इंट डिली नाम का। डिलीट मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये टर्बो C++ का है। डिलीट यहाँ पे कीवर्ड की तरह यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिली लिखा है। ओके, डिलीट एलिमेंट आप कोई, मतलब फंक्शन नेम आप कुछ भी रख सकते हो, वो हमारे द्वारा डिफाइन किया हुआ है। तो जो भी आपको ठीक लगे रख दो, बट कंटेंट से मिला हुआ। ओके, कुछ भी नहीं ऐसे। तो आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया एक लोकेशन वेरिएबल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर से यहाँ पे पूछ लिया कि उसे क्या डिलीट करना है, लोकेशन बता दो कि उसे क्या डिलीट करना है मुझे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एन के अंदर जो हमारा साइज ऑफ एन एरे है उसमें डिलीट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया है, और यहाँ प्रिंट करवा दिया है आफ्टर डिलीशन एरे। हमारा एरे क्या है, देन आउटपुट एरे, जैसे इंसर्शन में आपको याद हो हमने किया था सेम वही। और यहाँ पे क्या हुआ है अब डिलीट में, यहाँ देखो सबसे पहले इफ एन इक्वल इक्वल 0, सबसे पहले हमने कंडीशन मैच की कहीं हमारा एरे खाली तो नहीं है तो वहीं से एग्जिट कर दो। और होल्ड करने के लिए मैंने गेट ch लगाया है ताकि स्क्रीन होल्ड हो। उसके बाद एल्स के अंदर क्या किया है, एक लाइन का कोड था, इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, जैसे कि मैंने बता दिया पहले कि क्या है क्या नहीं है। देन इसके अंदर मैंने लोकेशन से चलाया है, लोकेशन से, और उसके बाद मैंने एंड तक चलाया है। मैंने लोकेशन से स्टार्ट किया, ध्यान से देखो, मैंने लोकेशन से स्टार्ट किया। जो यूजर ने मुझे जैसे कोई भी लोकेशन 3 4 5 जो भी दिया होगा वहां से मैंने स्टार्ट किया है, और n-1 तक इस लूप को चलाया है। देन उसके बाद यहाँ पे i वाले में i+1 की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ क्या हुआ है, ओवरराइट हुआ है। i वाली वैल्यूज पे i+1 की वैल्यूज आ रही हैं। a ऑफ i की जो कि लोकेशन पे वैल्यू थी, a ऑफ i पे सबसे पहले लोकेशन की वैल्यू वो ओवरराइट हो गई, वो हट गई, और n इक्वल टू n-1 कर दिया फिर मैंने, कि मेरा एक एरे जो है वो घटा दो, जो हमारा साइज है वो घटा दो एरे का। फिर मैंने रिटर्न कर दिया n को। तो इसको फटाफट से रन करके देखते हैं। जैसे कि 4 यहाँ पे है, और मैंने यहाँ 10 20 30 और 40 लिखा। मुझे 2 वाला जो है ना वो हटाना है, और फिर मेरा एरे आना चाहिए 10 20 और 40। तो मैं 2 वाले को हटाऊंगी, तो 10 20 और 40, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो सर्च नाम से पता चल रहा है हम सर्च करने वाले हैं। तो सपोज दैट जैसे कि हमारा ये एरे दिया हुआ है इस तरीके से। अब हम यूजर से पूछेंगे एंटर द आइटम विच यू वांट टू सर्च। ओके,
हम पूछेंगे उससे सर्च की उसे क्या करना है, उसको एंटर कर दे। तो अब वो एंटर करेगा, जैसे सपोज दैट कि उसने एंटर किया कि उसको सर्च करना है 30 सर्च करना है उसे। 30 कहाँ है, यहाँ पे 30 हमारी है 0 1 और यहाँ पे कौन सी इंडेक्स आ गई हमारी, 2 इंडेक्स आ गई, ये 2 इंडेक्स पर है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लूप चलाएंगे और हम कंडीशन यहाँ रखेंगे लूप के अंदर इफ हम कंडीशन रखेंगे हमारा आइटम जो हमने सर्च करवाया है, ये जो हमने करवाया है ना, ये एंटर द आइटम टू सर्च, वो आइटम जो है हमारा बराबर बराबर इफ ए ऑफ आई है, तो यानी कि हमारा पूरा लूप चलेगा। तो क्या करे, वो रिटर्न कर दे किसको, हमारे आई को। तो वो रिटर्न कर दे हमारे आई को, दैट्स इट। और अगर ना हो, सपोज दैट ना, अब हमें जैसे कि यूजर है उस हो सकता है ना कि वो ऐसा कुछ रखते हैं, जैसे उसने रख दिया यहाँ पे 44। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हुआ क्या, 44 जब उसने यहाँ रखा तो 44 तो हमारी इस लिस्ट में है ही नहीं, वो पूरा लूप चलेगा उसे मिलेगा ही नहीं कि 44 है ही नहीं। तो अब ना मिले तो क्या करे, एल्स नहीं मिला तो रिटर्न करा दे -1। देखो ये इंटीजर टाइप का बनाया है मैंने, तो इसलिए यहाँ पे -1 मैंने रिटर्न करा दिया। यहाँ -1 क्यों करा है रिटर्न, देखो अब जब मैं वॉइड मेन के अंदर मतलब सब कुछ लिखूंगी कि आपको ये सर्च करना है, यूजर से बोलूंगी जो मैंने यहाँ लिखा है वही सब, उसके बाद लीनियर सर्च का फंक्शन कॉल करूंगी, उसके बाद अगर मिल जाए, मैं ऊपर वॉइड मेन में भी कंडीशन रखने वाली हूँ। क्या होगी कंडीशन, मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ, वो इस तरीके से होगी कुछ कि अगर इफ मैं जैसे कि ये यहाँ पे इस तरीके से ये जो स्टोर्स वगैरह आ रहे हैं, मैं इनको इस तरीके से लोकेशन में स्टोर करूंगी। लोकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगी ls में शॉर्टकट में लिख देती हूँ यहाँ पे ls मतलब लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मतलब यार नाम में ही लीनियर सर्च, देखो तुम लीनियर सर्च मतलब बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है ये, लीनियर मतलब सीधा, बहुत ही सीधा व्यक्ति है ये, कुछ इस तरीके से याद रखो। लीनियर सर्च इस बिल्कुल सीधे सीधे सर्च कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधे सीधे सर्च कर रहा है, दैट इज लीनियर सर्च। और उसके अंदर मैं पास करूंगी एरे, जो हमारा होगा एरे एन और साइज होगा, और एक मैं पास करूंगी इसके अंदर आइटम जो कि सर्च करना होगा। ओके, देन इसके अंदर कंडीशन इफ वाली मैं रखूंगी, और इस इफ वाली कंडीशन के अंदर क्या क्या होगा, यहाँ पे होगा इफ अगर हमारी इस लोकेशन में, लोकेशन जो है हमारी वो इक्वल टू नॉट 0, ये जो साइन बनाया है मैंने, ये एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, ये इक्वल टू नॉट का साइन है। अगर ऐसा है तो क्या हो, इक्वल टू नॉट मतलब हमें हमारा एलिमेंट जो है वो मिल चुका है, इक्वल टू, सॉरी यहाँ -1 होगा। अगर -1 है, इक्वल टू नॉट -1 है, तो उसका मतलब हमें मिल चुका है। तो प्रिंट एफ करा दूंगी मैं किसको, परसेंटाइल डी को, परसेंटाइल डी, और कॉमा जो हमारा लोकेशन होगा उसको प्रिंट करा दूंगी, दैट हमें इस पोजीशन पे मिल चुका है। अगर ना हो तो एल्स, ना मतलब नहीं है, एल्स मतलब हमें -1 मिला है रिटर्न में, इसका मतलब ये हुआ -1, दैट इज ये, इसका मतलब हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला। तो इसमें सिंपली हम प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट एफ, और आगे लिखने वाले हैं हम आइटम इज नॉट फाउंड, दैट्स इट, बस इतना ही है। अच्छा, इसको कैसे भी लिख सकते हैं मॉडिफाई करके, आपको ऐसे लिखना, आप इस तरीके से लिख लो, इक्वल इक्वल -1 है, बस क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये है इसकी जगह पे यहाँ पे आपको ये लिख देना है, और ये जो आपको दिख रहा है इसकी जगह पे यहाँ पे ये लिख देना है, दैट्स इट, हो गया। तो जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, दैट इज लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च का हम प्रोग्राम देखते हैं फटाफट से क्या है। तो लीनियर सर्च में जैसे कि मैंने कहा था, इस तरीके से हमारा एक एरे होगा जिसके अंदर आइटम की कुछ भी कह लो, दैट जो भी यूजर देगा सर्च करने के लिए, दैट एक वो, और जहाँ पे भी वो मिले जिस भी इंडेक्स में, उस इंडेक्स को, उस लोकेशन को हम रिटर्न करेंगे, और LOC लोकेशन नाम के वेरिएबल जो भी आप रखेंगे उसके अंदर हम उसे स्टोर करेंगे। तो लीनियर सर्च नाम का इंटीजर रिटर्न टाइप का मैंने यहाँ फंक्शन बना लिया है। ओके,
उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली एंटर द आइटम टू सर्च, जो भी उसे सर्च करना है यहाँ पे उससे पूछ लिया है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लोकेशन लीनियर सर्च ए एन और आइटम अंदर पास कर दिए पैरामीटर, जो हमने सब देख लिया है। बस हम मेनली यहाँ क्या देखेंगे कि ये वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इफ लोकेशन इक्वल टू नॉट -1 है तो आइटम इज फाउंड एट लोकेशन ये, और ये कंडीशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ लीनियर सर्च का फंक्शन, जिसमें मैंने कहा था कि हम फॉर लूप लगाएंगे, और मैंने कहा था अगर एक लाइन का कोड है तो हम सीधा डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये वही मैंने किया है। इफ ए ऑफ आई इक्वल आइटम है तो रिटर्न कर दो आई को, दैट्स इट। और अगर नहीं है, नहीं मिले हमें इस लूप में कहीं पे भी, उसका मतलब क्या, आइटम इज नॉट फाउंड, तो -1 को रिटर्न कर दो। तो कंट्रोल F9 करेंगे हम, सपोज दैट कि 4 का है और हमारे एलिमेंट है ये, और हमें 30 सर्च करना है जस्ट सपोज, तो हमारे इंडेक्स रिटर्न होनी चाहिए 2, क्योंकि ए ऑफ 2 की वैल्यू पे 30 है हमारा। तो 2 लोकेशन इसने बता दी, आइटम इज फाउंड एट 2 लोकेशन, दैट्स इट। अब हम बाइनरी सर्च देखते हैं। तो अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च। देखो लीनियर सर्च में हम सीधे सीधे सर्च कर रहे थे, बट बाइनरी से पता चला, बाइनरी मतलब हम अपने डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देन सर्चिंग करेंगे। और जहाँ पे भी ऐसे अगर डिवाइड करके वर्क करना होता है ना, जहाँ पे भी डिवाइड वाली चीजें लग रही है कि हम चीज को आधे आधे भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ओमेगा लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ये चीज याद रखना, देखो वाइवा में पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पता होना चाहिए सबके बारे में। तो इस तरीके से हमारा डाटा दिया होगा। सबसे पहला वाला जो होगा यानी जीरो वाली इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, दैट वो होगी हमारी लोअर बाउंड नाम से ही पता चल रहा है, जीरो सबसे छोटा वाला। देन जो हमारी लास्ट होगी अपर बाउंड 6 वाली इंडेक्स, दैट वो होगी अपर बाउंड। ये मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ 10 था या 70 था, दैट इसलिए होता है। और बाइनरी सर्च का ना एक और है सिस्टम, बाइनरी सर्च में ये होता है कि हमारा जो एरे है ना वो शॉर्टेड होना चाहिए। अगर हमारा एरे शॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। लीनियर सर्च किसी पे भी काम कर देगा, चाहे वो शॉर्टेड हो या ना हो एरे, बट बाइनरी सर्च की स्पेसिफिक कंडीशन है कि एरे उसे शॉर्टेड ही चाहिए, नहीं तो वो वर्क नहीं कर पाएगा ठीक से। ओके, ठीक से क्या, वो वर्क ही नहीं करेगा। तो हमारी लोअर बाउंड फिक्स है, 0 है, और अपर बाउंड बराबर n-1 है, और हम इसको ही फंक्शन में डालेंगे, जो कि हम फंक्शन बनाएंगे। जैसे कि हमारा फंक्शन बनेगा, मैं बनाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा जैसे मैंने bs नाम का फंक्शन बना लिया, बाइनरी सर्च मतलब शॉर्टकट में। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक तो एरे पास होगा, एक हमारा लोअर बाउंड पास होगा, और एक हमारा पास होगा यहाँ पे अपर बाउंड, और एक हमारा पास होगा आइटम। तो यहाँ लोअर बाउंड और अपर बाउंड के प्लेस पे ही हम यहाँ लिखने वाले हैं 0, और यहाँ लिखने वाले हैं n-1, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो फंक्शंस वाली चीजें थी, फंक्शन में लिखेंगे हम। ऊपर जो हम आगे ऊपर जो बनाएंगे ना इंट वाला फंक्शन, इस तरीके से इंट बाइनरी सर्च नाम का जो फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम लेंगे इंटीजर टाइप का एरे लेंगे, उसके बाद हम लेंगे इंट lb, उसके बाद हम लेंगे इंट ub, और उसके बाद हम लेंगे इंटीजर टाइप का आइटम जो कि हम सर्च करने वाले हैं। तो ये सब उसके लिए, एंड जो हम कॉल करेंगे वॉइड मेन में वो ये होगा। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। इसके अंदर ये जब हम फंक्शन के अंदर काम करेंगे, इस वाले फंक्शन के अंदर वॉइड मेन के बाद जब हम बनाएंगे ऐसे बाइनरी सर्च का फंक्शन, तो उसमें क्या होगा कि इस तरीके से हम सबसे पहले फॉर लूप चलाएंगे, और हम अपना मिडल निकालेंगे। मिडल सिंपली, यार मिडल नाम से पता चल रहा है, हम लोअर बाउंड को और अपर बाउंड को प्लस करेंगे, देन उसका डिवाइड कर देंगे 2। तो इसके अंदर 3 कंडीशन अराइज आएंगी। ऐसा हो सकता है कि जब हम इसको निकालें तो हमारी ए ऑफ मिड में, जो हमारी ए ऑफ मिड होगी, यानी कि ए ऑफ मिड क्या हमारी इसके अंदर इस वाले में क्या निकलेगी, ए ऑफ मिड, ये हमारा 7 साइज का एरे है, 7 साइज का एरे है, तो इसकी मिडल क्या निकलेगी 3। इसका मतलब ये जो 3 वाला है, ये वाला, तो ये है हमारी मिड इस टाइम पे। तो मिड हमारी यानी कि हम 40 पे, 40 इक्वल आइटम क्या है हमारा, ये आइटम है हमारा फिलहाल के लिए, ये हमने ऐसी मतलब सब सपोज यहाँ रख दिया है, आइटम है ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये देखेगा कि
आइटम मतलब ये जो है ये दोनों इक्वल है, अगर है तो एक और मतलब ये जो है हमारा रिटर्न कर दो मिड को, यहीं से रिटर्न कर दो मिड को। और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स इफ चेक करेंगे कि हमारा ए ऑफ जो मिड है यानी हमारा ये जो 40 है वो हमारा आइटम से छोटा है या बड़ा, हम ये चेक करने वाले हैं। तो ये जो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है ये लगाई है देखने के लिए अगर हमारा आइटम बड़ा हुआ तो, सच वाले से अगर हमारा आइटम बड़ा है तो हमें क्या सर्च करना है 30 और हमारा मिड क्या है 40, तो इसका मतलब क्या हुआ 40 छोटा हो गया, इसका मतलब छोटी वाली कंडीशन आ गई। यहाँ पे कंडीशन आ गई ये वाली, ए ऑफ मिड आइटम, ये कंडीशन आ गई यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे अब कौन सा वाला चलने वाला है, ये अपर बाउंड में हम कर देंगे मिड -1। अपर बाउंड क्या है हमारी ये 6, अब यहाँ पे मिड -1 हो गया, मिड क्या आती है हमारी 3 और -1 हो गया, तो अब हमारी मिड कितनी हो गई, अब हमारी मिड हो गई है 3। समझ रहे हैं आप? अब हम यहाँ से सर्च करेंगे, यहाँ आ गए हम, इसका मतलब अब इसके अंदर हम सर्च करने वाले अगर यहाँ पे जस्ट सपोज दैट यहाँ पे 30 ना होके होता यहाँ पे 50 तो क्या होता, तो ये इधर वाले लूप में पहुंच जाता, फिर हम इधर वाली साइड पे सर्च करते, इसका मतलब लोअर बाउंड इक्वल टू मिड +1 हो जाता, यानी कि लोअर बाउंड 0 है, मिड +1 यानी कि 3 + 1 4, फिर हम इसके अंदर सर्च करते। समझ गए आप कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है? यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन का खेल रहे हैं, आप एल्स इफ में छोटी वाली कंडीशन रख ले कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ छोटी वाली रखेंगे तो आपको ये दोनों यहाँ से स्विच करनी पड़ेंगी इस तरीके से। हो गया, दैट्स इट। और यहाँ पे ये वैसे आएगा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि एल्स स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पे है उसी का जस्ट अपोजिट नीचे होता है, आप कुछ भी रख ले। ओके, तो आपको ये समझ आ गया दैट यहाँ पे यही सब हो रहा है। और एट द एंड हम वही करेंगे इस लूप के बाहर, अगर हमें नहीं मिला आइटम तो नहीं मिला तो हम सिंपली -1 को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। तो बाइनरी सर्च में दैट इतना ही है, हम पहले अपने डाटा को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करेंगे, देन अगर हमारा जो आइटम है हम देखेंगे कि हमारे मिडल से वो छोटा है या बड़ा, या तो वो मिडल पे ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम देखेंगे छोटा है या बड़ा, और दैट्स इट। उसके बाद हम पूरा चेक करेंगे एंड तक और हमें ये हाफ कॉम्प्लेक्सिटी में ओमेगा लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी में ही मिल जाएगा, और नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देगा, जैसे कि लीनियर सर्च वाले में हमने पढ़ाई था कि -1 आए तो आइटम इज नॉट फाउंड दैट प्रिंट कर दे। अब हम इसका जल्दी से प्रोग्राम देखते हैं कि क्या है। तो बाइनरी सर्च में वही एरे हमारा वही की है जो लीनियर सर्च में आपने देखी थी प्रोग्राम में। तो आगे चलते हैं कि क्या हुआ है। बाइनरी सर्च का फंक्शन जैसे कि मैंने कहा था वही बना है, और उसके बाद लोकेशन में मैंने 0 लोअर बाउंड 0 डाली है एंड -1 डाली है, अपर बाउंड और आइटम डाले सर्च करने के लिए, और लोकेशन की कंडीशन डाली है, मिल जाए तो प्रिंट कर दो, और अगर -1 आ रहा है रिटर्न में तो अनसक्सेसफुल, मतलब सर्च हमारा एलिमेंट इसमें है ही नहीं। देन बाइनरी सर्च इंट LB UB और आइटम एरे ये सब है। देन इंट मिड नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल लूप चलाया, ज़रूरी नहीं आप 4 चला सकते हो, मर्जी है आपकी, बट वाइल लूप ज़्यादा सही है। लोअर बाउंड को अपर बाउंड तक चलाना है इसके अंदर। यहाँ कंडीशन डालिए डायरेक्ट सीधा कि लोअर बाउंड जब तक मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड इक्वल है या फिर लोअर बाउंड छोटा है तब तक ये लूप चले, ये कंडीशन है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया था दैट वही ये सब है, तो अब मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाली यहाँ पे। उसके बाद रिटर्न -1 कर दिया है, तो फटाफट से यहाँ पे इसको मेन चीज़ रन करके देख लेते हैं। देन मैं 4 का डालूंगी, और मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि एरे शॉर्टेड ही होना चाहिए, शॉर्टेड एरे डाला। उसके बाद जैसे कि मुझे 30 सर्च करना है तो ये सर्च करके देगा मुझे लोकेशन 2 एंड दैट्स इट। बाइनरी सर्च इज इफिशिएंट लीनियर सर्च से, बट लीनियर सर्च इज इजी टू अंडरस्टैंड। बाइनरी सर्च कॉम्प्लेक्स पड़ती है बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम आती है। लीनियर सर्च की ओमेगा n आती है। देखो ये
जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना डिवाइड वाले की, तो जैसे मैंने कहा जहाँ पे भी अगर हमारा डाटा डिवाइड हो रहा हो 2 पार्ट्स में, दैट वहाँ पे ओमेगा लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी है। और अगर हम पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे ओमेगा एन की कॉम्प्लेक्सिटी है। तो नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट एंड एरे। तो 3 तरीके की पूछा है इसने, एक तो सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट एंड देन बबल शॉर्ट। तो तीनों हम समझेंगे, एक साथ ही समझ लेंगे ताकि हमें पता भी चल जाए कि इनके अंदर डिफरेंस क्या क्या था। और शॉर्ट का मतलब तो आप समझ रहे हो, मतलब अपने डाटा को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को ही शॉर्टिंग कहते हैं। तो बस अब देखते हैं कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सिलेक्शन शॉर्ट। तो जस्ट लाइक सपोज दैट हमारा एरे इस तरीके से दिया होगा, ओके। देन ये हमारे एरे की वैल्यू, और ऑफ कोर्स बात है कि अनशॉर्टेड होंगी। तो इनकी मैंने यहाँ नीचे लोकेशन लिख दिया दैट जो इंडेक्सिंग हम मतलब देते हैं 0 1 2 3, दैट यहाँ तक तो कोई भी इशू नहीं होगा समझने में। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन शॉर्ट देखते हैं कि सिलेक्शन शॉर्ट में होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे। यहाँ पे हम पहली वैल्यू देन मतलब जो पहली वैल्यू होगी उसको मान के चलेंगे कि ये हमारी एरे की सबसे छोटी वैल्यू है, हम उसको मिनिमम वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे कि मैंने आज स्टेप 1 में दिखाया है कि min बराबर 7, हमने पहली वैल्यू ये मतलब पहली वाली जो है इसे मिनिमम मान लिया। और लोकेशन इसकी क्या है 0, ये लोकेशन से मतलब ये वाला है, एक लोकेशन हमने लिया है वेरिएबल, ओके। देन यहाँ पे हुआ क्या है, उसके बाद हम इसको इस वाली वैल्यू को यहाँ पूरे एरे में कंपेयर कर रहे हैं, सब वैल्यूज से कंपेयर कर रहे हैं कि कहीं इससे कोई छोटी तो नहीं है। अगर हमें इस पूरे एरे में इससे छोटी कहीं वैल्यू मिल गई देन हम उसे कर देंगे स्वैप। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम जब इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 5 इससे छोटी वाली, तो हम इसको यहाँ से स्वैप कर देंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने 5 और 7 को यहाँ से स्वैप कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक तो हमारा ये चलेगा लूप कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है दैट उसका ये पहले ये वाली वैल्यू आए, देन आई जो हमारा काउंटर है वो आगे बढ़े, जो कि हम आई रखते हैं। तो उसके बाद ये दूसरी वाली वैल्यू यहाँ पे आए, देन उसके बाद हमारा काउंटर जब आगे बढ़े देन तीसरी वाली मिन में ये आए, ओके। और ऐसे ऐसे करके, और ये लोकेशन वाली भी यहाँ पे देखो बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या समझे कि यहाँ पे जो है ये हमारी वैल्यू आएंगी ए ऑफ आई वाली, मतलब हम ए इसके अंदर मिन के अंदर डालेंगे ये, एंड लोकेशन के अंदर हम डालेंगे आई। तो तभी तो ये चल रहा है। एंड इसके अंदर हम तब देख रहे हैं कि ये पूरे में कंपेयर हो रहा है, मतलब ये वाली वैल्यूज तो इसके लिए थी, बट यहाँ पे हम फिर अंदर दोबारा कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन कि यहाँ नेस्टेड लूप लगेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे हम एक और लूप चलाएंगे दैट वो कंपेयर करने के लिए होगा कि कहीं हमारी ये वैल्यू छोटी थी, अगर छोटी है तो दैट स्वैप कर दे, वो हम आई वाले लूप में लगाएंगे। उसका लॉजिक मैं बताऊंगी, अभी समझ आएगा। तो पहले आप इसको देख लेते कंफर्म। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे थे कि यहाँ तक पूरा चला, देन अब यहाँ से जब हम इसे स्वैप कर देंगे तो हमें आगे चलाने की जरूरत ही नहीं काउंटर, क्योंकि हमारा जो ये सिलेक्शन शॉर्ट अप्लाई करने के बाद ये लास्ट वाली वैल्यू तो खुद ही हो जाएगी। तो हम इसको एक्स्ट्रा क्यों चलाएं एक और बार। तो इसलिए जो हमारा आई काउंटर है, जो आपको याद हो जो हम रखते आ रहे हैं इस तरीके से n-1, तो अब ये n-1 ना होकर n-2 रखेंगे, फालतू में क्यों चलाना। बट जो हमारा जे काउंटर है दैट वो तो पूरा ही चल रहा है हर बार, तो हम जे वाला पूरा ही चलाएंगे। जे वाला हमारा पूरा ही चलने वाला है मतलब n-i तक जो भी होगा, n-1 तक, ओके। तो इसका फटाफट देखते हैं कि फंक्शन कैसे है। तो इस तरीके से ये फंक्शन है सी। तो सबसे पहले सिलेक्शन शॉर्ट, देन हम इसमें एरे पास करेंगे एंड साइज ऑफ एरे। उसके बाद आई जे काउंटर लूप जो हम चलाने वाले हैं, तो आई वाला मेन लूप होगा और जे वाला नेस्टेड लूप होगा। देन मिनिमम वेरिएबल जिसके अंदर हम सिलेक्शन शॉर्ट में सबसे पहली वाली वैल्यू आई जो हमारी चल रही है उनको डालेंगे, लोकेशन उनकी इंडेक्सिंग के लिए, और टाइम वेरिएबल हम क्योंकि इसमें स्वैपिंग का लॉजिक लगाने वाले हैं, जैसे कि स्वैप वाला लगाते हैं। देखो मैं स्वैप नहीं समझाऊंगी क्योंकि फिर स्वैप में भी आता ही होगा। तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो पहले हमने फॉर लूप चलाया 0 से, और मैंने कहा था n-2 तक चलाना, दैट यहाँ पे n-2 तक चलाया है इसे। मिनिमम में a ऑफ i डाला है, लोकेशन में i डाला है, मे भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और फिर हमने यहाँ नेस्टेड लूप चलाया है जो कि i+1 से चल रहा है। देखो i+1 से क्यों, अब यहाँ पहली वाली वैल्यू में तो a ऑफ i पढ़ा ही है, तो हम j को
नेक्स्ट वाली से तो चलाएंगे। अब यहाँ से इसको कंपेयर थोड़ी करेंगे इसकी वैल्यू से इसी को, नहीं हम आगे से करेंगे ना, इसलिए i+1 से चलाया है और n-1 तक, क्योंकि हम एंड तक करेंगे और j++ किया है। देन कंपेयर किया है, अगर हमें मिल जाए मिन से कोई छोटा यानी कि a ऑफ j जो हमारा चलने वाला है, तो फिर उसको स्वैप कर दो मिन से और लोकेशन में भी j वाली इंडेक्स का डाल दो। देन हम फिर यहाँ पे करेंगे स्वैपिंग और फिर ये काउंटर दोबारा से यहाँ से चलेगा और इस तरीके से हमारा एरे शॉर्टेड हो जाएगा। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं फटाफट से। जैसे कि यहाँ देख रहे हो दैट यहाँ पे फंक्शन सिलेक्शन शॉर्ट का ओके, तो ये इसमें तो कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पे प्रिंट एफ सिलेक्शन शॉर्ट मैंने यहाँ पे बस प्रिंट एफ एक वो डाल दिया है कि डिस्प्ले हो जाए कि हाँ यहाँ से शॉर्टिंग किया हमने। देन सिलेक्शन शॉर्ट को कॉल किया, देन आउटपुट एरे ताकि शॉर्टेड एरे हमारा दिखे उसके बाद। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन जो कि मैंने अभी अभी बताया कि किस तरीके से चल रहा है। देन मेन काम हम इसे देखते हैं रन करके कि हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं। 4 साइज का लेते हैं, जैसे कि 6, 9, 2 और 1 इस तरीके से। तो इसने हमें हमारा एरे शॉर्ट करके दे दिया है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट वन इज इंसर्शन शॉर्ट। तो देखो नाम से पता चल रहा है इंसर्शन शॉर्ट, हम इंसर्ट करने वाले हैं, ना हम स्वैपिंग करेंगे ना हम इंटरचेंज करेंगे, वी जस्ट इंसर्ट डाटा ओके विद इट्स राइट प्लेस। सो किस तरीके से ये सब होगा दैट हम वो सब देखेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है दैट इट्स अवर लिस्ट, इट्स अवर एरे जिसको हम शॉर्ट करने वाले हैं बाय इंसर्शन शॉर्ट। तो आगे चलते हैं, दैट स्टेप 1। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ मैंने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया है ओके, जो a ऑफ i से इनिशियलाइज होगा। तो सबसे पहले स्टेप में दैट इसमें 7 आएगा। आप बस समझिए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो 7 आएगा। देन यहाँ पे एक मैंने एक j काउंटर, मतलब ये लूप के लिए नहीं है, एक जस्ट अकाउंट मैंने ले लिया j और ये i-1 से इनिशियलाइज हो रहा है। तो इस टाइम इसके अंदर -1 है क्योंकि हमारा जो i लूप चल रहा है वो 0 से लेके n तक चल रहा है। तो इस बार अभी i में 0 है तो देन ये -1 हो गया। तो हमारे स्टेप 1 में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारी अंडर एक व्हाइल लूप में कंडीशन चल रही है कि टेम्प अगर बड़ा हो जाए, यानी कि ये अगर बड़ा हो जाए a ऑफ j से, जो कि a ऑफ j अभी यहाँ पे है ही नहीं, तो अंदर लूप आगे बढ़े, मतलब आगे चले, नहीं तो ना चले। और j इसमें दूसरी कंडीशन ये लगाई कि अगर मतलब j जो है ना वो बड़ा होना चाहिए 0 से, छोटा होगा तो अभी ना चले। तो ये फर्स्ट वाले इंटरेक्शन में हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। तो सेकंड जब चलेंगे जब हमारा a ऑफ i बढ़ के हो जाएगा 2, यानी कि अब हम इस वाली पोजीशन पे आ गए 1 वाली पे और हमारा टेम्प 9 है एंड देन j बराबर हो गया है 0। सो j बराबर 0 होने पे इसका मतलब 0 वाली पोजीशन पे ये है एंड टेम्प वाला जो हमारा 9 है दैट ये है जो a ऑफ i पे पड़ा हुआ है इस टाइम पे। तो यानी कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि हमारे टेम्प में 9 है एंड a ऑफ j जो है वो हमारा 7 है। तो यानी कि 9 तो बड़ा ही है, तो इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं, यानी कि हम अब भी अंदर नहीं जा पाए। दैट हम नेक्स्ट स्टेप पे आए हैं, नेक्स्ट इटरेशन पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ये वाला a ऑफ i, अब हम आ गए 6 पे एंड j पे आ गया है हमारा 1 पोजीशन, यानी कि ये वाला। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पोजीशन है इससे पीछे वाला एलिमेंट जो है वो आ गया है हमारा बड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 को इसकी सही जगह पे इंसर्ट करने वाले हैं। हम इंसर्ट करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम इंसर्ट कर रहे हैं ना, हम कोई स्वैप कर रहे हैं ना इंटरचेंज कर रहे हैं, वी जस्ट इंसर्ट। हम 6 को उठा के डायरेक्ट 0 वाली पोजीशन पे लगाएंगे और इनको कर देंगे साइड इस तरीके से। आप समझे मैंने क्या बोला? ये 6 है हमारा ओके, ये 2 वाली पोजीशन पे है। हम इसको उठा के दैट हम इसको इस यहाँ से उठा के लगाएंगे सीधा यहाँ, एक मिनट, इस वाली को उठा के हम सीधा लगाएंगे यहाँ इस साइड पे और ये जो है 7 और 9 ये सब इधर की साइड आ जाएंगे बढ़कर इस साइड। इसका मतलब हमारा जो 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा और 7 और 9 इधर आ जाएंगे शिफ्ट होकर। ये शिफ्ट हुए हैं, ध्यान से सुनिए, ये शिफ्ट हुए हैं इधर साइड और इंसर्ट हुआ है इधर, जहां तक हमने इंसर्ट के लॉजिक में आपको याद हो सीखा था ओके। ये इधर साइड शिफ्ट हुए एंड ये इधर इंसर्ट हो चुका है। दैट ये मैंने यही किया है कि पहले तो मैंने इनको कर दिया शिफ्ट और देन फिर मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि कर दिया है इंसर्ट।
और उसके बाद नेक्स्ट लूप में भी यही हुआ है जैसे कि दिख रहा है। ओके, दैट इसका फंक्शन जो कि मैंने यहाँ बनाया है वो ये है, इंसर्शन शॉर्ट एरे और साइज ऑफ एरे पास किया है, देन आई जे और टेम्प वेरिएबल लिए, देन लूप को चलाया है एन तक। उसके बाद जो मैंने कहा कि टेम्प बराबर ए ऑफ आई रखेंगे ताकि हम जो अपनी वैल्यू है उसको इंसर्ट कर पाएँ, चेक कर पाएँ, उस सब के लिए ये है। एंड जे बराबर एक लिया है ताकि उससे पीछे वाली वैल्यू को हम ट्रेस कर सकें कि हाँ हमारी वैल्यू जो अभी आगे आई है वो उससे कहीं छोटी तो नहीं है, तो इसलिए। एंड ये लूप वाला फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा दैट क्या है इसके अंदर। एंड देन जब ये सब काम हो जाए तो हम कर देंगे चेंज इसको। दैट्स इट, इंसर्शन शॉर्टेज यही है। अब इसका फटाफट से प्रोग्राम देखेंगे हम। सो इंसर्शन शॉर्ट मैंने यहाँ प्रोग्राम बनाया है, दैट यहाँ फंक्शन बना दिया है, ये वाला फंक्शन जो आपको दिख रहा है। और आफ्टर इंसर्शन शॉर्ट जो सिलेक्शन शॉर्ट में किया था मतलब सेम वही, ये तो बस इंसर्शन शॉर्ट का फंक्शन आ गया है। और ये वाला प्रोग्राम मतलब फंक्शन जो मैंने अभी बताया, देन इसको मेन चीज़ रन करके देखते हैं। डेटा लेते हैं कोई भी रैंडम। सो इसने हमें शॉर्ट कर दिया, दैट्स इट। इसमें इतना ही था। अब आगे चलते हैं फटाफट से। एंड अब आ रही है हमारे बबल शॉट की। देखो बबल शॉट में हम क्या करेंगे, हम एक हमारा जो आई लूप जो चलता ही आ रहा है बरसों से, दैट वो चलाएंगे। एंड एक चलाएंगे हमारा जे लूप जो n माइनस आई माइनस 1 तक चलेगा, मतलब एक आई से कम ही चलेगा, क्योंकि हमारा देखो जब जब सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा तो एंड वाला अपने आप हो जाएगा, तो फालतू में लूप नहीं चलाना है, तो एक कम चलाएंगे दैट हम इसको। और तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आई वाला लूप तो वही है, मतलब जो पहले वाले एलिमेंट को स्कैन करने वाला है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सब एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे उसके आगे वाली डिजिट से। और अगर हमें वो मतलब आगे वाली, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ए जे प्लस 1 एंड ए ऑफ जे, तो अगर हमारी ए ऑफ जे प्लस 1 जो है वो छोटी है ए ऑफ जे से, तो हम स्वैप कर देंगे। दैट समझ आ रहा है। देख जैसे कि यहाँ फर्स्ट वाले स्टेप में देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आई वाला तो चल रहा है अंदर, बट जे वाले के जो चल रहा है उसमें देखो आप 7 9 6 और 5, तो यहाँ पे हमारा यहाँ से चल रहा है और पूरा एंड तक चलेगा। देन यहाँ पे जब ये 6 पे आके रुक जाएगा, देन कंपेयर करेगा कहीं 6 और 5, कहीं हमारा जो 5 के आगे वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा तो नहीं है। यहाँ पे देखो ये बड़ा है, 6 बड़ा है, इसका मतलब अब यहाँ पे हो जाएगा स्वैप। यहाँ पे ये स्वैप हो गया और ये इधर आ गया। अब ये इसको चेक करेगा दोबारा से, कहीं हमारा जो 5 है वो छोटा, मतलब और इस तरीके से ये पूरा चेक करेगा और देन ये इसकी सही पोजीशन पे से लगा देगा। देन हमारा जो इधर आएगा फाइनल वाला वो आएगा ये, वो आएगा 5 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9 ही रहेगा। उसके बाद और ऐसे ही हमारा ये पूरा लूप चल रहा है। दैट यहाँ पे बस हमें ये वाला स्टेप ध्यान रखना है और इसका जे काउंटर ये चल रहा है। जैसे कि इसके फंक्शन में आप देख सकते हैं, मैंने बना दिया है कि बबल शॉट में हमने एक एरे पास किया है और उसका साइज पास किया है एडजस्ट हम करते जो आ रहे हैं अभी तक। फिर आई जे और टैम्प हमने स्वैपिंग के लिए लगाया है, क्योंकि हम स्वैप करने वाले हैं और एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने लूप चलाया है आई टू 0 और आई का n-2 तक, क्योंकि फालतू नहीं चलाना है। जितने में काम हो जाए बस उतना ही करना है आई प्लस प्लस तक, और n-i-1 तक इसको हमने चलाया है, क्योंकि देखो जब यहाँ पे हम आगे आगे वाले शॉर्ट होते जाएंगे, मतलब पहला वाला हो गया, तो हमें अब यहाँ पे करने की कुछ ज़रूरत है नहीं है ना, तो हम आगे चलेंगे ना डायरेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे n-i-1 तक लगाया है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक लग गया है, अगर बड़ा हो तो स्वैप कर दे इस तरीके से। एंड दैट्स इट। आप इसका प्रोग्राम देखते हैं फटाफट। सो यहाँ पे बबल शॉट का प्रोग्राम मैंने फंक्शन बनाया है एंड देन यहाँ पे ये है, और अब इसमें वॉइड बबल शॉट ये जो मैंने आपको फंक्शन दिखाया था बना हुआ, दैट वही है। तो उसको रन करके देखते हैं फटाफट से। मेन काम जो था 5 कुछ भी रैंडम डाल देते हैं, 2 3 चलो 33 डाल देते हैं और फिर 0, तो दैट्स इट, शॉर्ट कर दिया, यही है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। सो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। हमें 2 मैट्रिक्स का एडिशन करना है, बस दैट्स इट, यही करना है। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं कि कैसे है।
एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो भाई दो मैट्रिक्स का एडिशन बोला है, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड दो मैट्रिक्स हमें इनपुट आउटपुट करानी होंगी। ओके, सो इनपुट आउटपुट जब हम मतलब ये 2 डायमेंशनल हो गया। जब हम 2 डायमेंशनल करते हैं तो दैट 2 सबस्क्रिप्ट आती है हमारी, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। ओके, देन जो हमारी फर्स्ट वाली सबस्क्रिप्ट होती है वो होती है रॉ, सेकंड वाली होती है कॉलम। रॉ इधर साइड से कह रही हूँ मैं और कॉलम इधर साइड से, एंड इसके एलिमेंट फिर हम एक्सेस करते हैं नेस्टेड लूप की हेल्प से। देन पहला लूप चलता है आई के लिए, उसके अंदर का लूप चलता है जे के लिए, और उसके अंदर हम एलिमेंट एक्सेस करते हैं ए ऑफ, जो जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना, ए ऑफ 00, ए ऑफ 01, ए ऑफ 02, फिर अगला आ जाता है ए ऑफ 10, ए ऑफ 11, ए ऑफ 12, देन नेक्स्ट आता है ए ऑफ 20, ए ऑफ 21 और ए ऑफ 22। तो ऐसे ही हम इनको सबको एक्सेस करते हैं, इनपुट कराएंगे देन आउटपुट कराएंगे, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा हम उनको इस तरीके से प्लस कर देंगे अलग से एक फंक्शन बना के ऐड मैट्रिक्स का, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, बस ये लाइन डालनी है एंड दैट्स इट। तो इसका फटाफट से प्रोग्राम देखते हैं, इजी सी चीज़ है, जल्दी खत्म करते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है मैंने एक फंक्शन बना लिया है void add नाम का, जिसके अंदर मैंने पहला वाला, ये देखो जैसे कि दिख रहा है int पहला वाला मैट्रिक्स दिया है, पहला पास कर दिया उसकी रो और कॉलम, देन सेकंड मैट्रिक्स को पास कर दिया है रो और कॉलम, और इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स का लॉजिक लगाया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे void main के अंदर मैट्रिक्स इनपुट दी है बी वाली और एक दूसरी वाली, और R1 C1 मतलब पहली और दूसरी वाली रो और कॉलम मैट्रिक्स के जो है मतलब उसकी रो और कॉलम। देन प्रिंट ऐप करा लिए उनके साइज, और उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट कराया है यहाँ तक एंड सेकंड मैट्रिक्स को, फिर एडिशन के फंक्शन को यहाँ कॉल कर लिया है। तो यहाँ तक नो डाउट ओके। तो फर्स्ट वाले के लिए वॉइड इनपुट मैट्रिक्स ये पहला लूप चला दिया जैसे कि मैंने कहा था आर तक, रो तक, देन दूसरा कॉलम तक, और देन इनपुट करा दिया है ए ऑफ आई जी को, जैसे कि दिख रहा है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इजी सा है, हो जाएगा आराम से। देखने में बड़े बड़े है बट है बहुत इजी, बनाओगे आ जाएगा। ओके, आउटपुट मैट्रिक्स देन आई जे इनपुट करा लिया है, और मतलब डिस्प्ले कराया, दैट्स इट, परसेंटाइलिटी और लाइन ब्रेक कर दिए ताकि हमें मैट्रिक्स जैसा व्यू भी दिखे, वो दिखाऊंगी मैं आपको आउटपुट में कि कैसा लग रहा है। फिर void rate का फंक्शन बनाया है आई जे तक, और ये मैंने यहाँ पे कंडीशन इसलिए लगाई है, देखो आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो दोनों मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स और दोनों के रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। अगर एक हमारी 2/3 की होगी और दूसरी वाली 3/3 या 3/3 3/2 या कोई अलग डायमेंशन की होगी तो हमसे ऐड नहीं कर पाएंगे, एलिमेंट मिसिंग होगा। दोनों मैट्रिक्स के डायमेंशंस का इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, तो मतलब ये ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा था ये वाला और ये लूप चला है, देन ये देखो ये वही लाइन है जिसकी मैं बोल रही थी कि हम यूज़ करेंगे, एंड देन यहाँ पे ब्लाइंड ब्रेक कर दिए ताकि सम होते हुए दिखे कि कैसा है। और अगर ऐसा ना हो, मतलब हो सकता है मे बी यूज़र ना सुने हमारी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया है कि अगर वो अपनी मर्जी का कुछ और डाल रहा है डायमेंशंस को, तो उससे बोल दो मैट्रिक्स साइज इज नॉट वैलिड फॉर एडिशन, दैट्स इट। मेन काम करते हैं रन करने वाला। तो मैं 2/2 का एग्जांपल देके बताती हूँ, और यहाँ पे डाल देती हूँ वही मोस्ट फेमस 1 2 3 4। मैंने 34 डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, उसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड होके आ गया, क्योंकि मैंने 34 डाला था 37 आ गए, दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज क्या है, तो अब उसको देख लेते हैं फटाफट से। सो ट्रांसपोज में हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस हम जो हमारे रो वाले एलिमेंट्स हैं दैन उनको कॉलम पे रख देते हैं और कॉलम वाले एलिमेंट्स को हम रो पे रख देते हैं। कैसे होगा ये सब देखते हैं। जैसे कि आपको ये मैट्रिक्स दिख रही है, ओके, इस मैट्रिक्स के जो रो वाला पार्ट था इसको उठा के हमने कॉलम पे रख दिया जैसे कि आपको दिख रहा है, और इसके कॉलम वाले पार्ट्स को हमने उठा के रो पे रख दिया है। और ऐसे ही सब में हुआ है, देखो 4 5 6 दैट 4 5 6 7 8 9 एंड 7, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं उनके एलिमेंट्स को। तो किस तरीके से, हम void ट्रांसपोज नाम का फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमने अपना मैट्रिक्स रो और कॉलम पास कर दिया है, देन हमने एक t वेरिएबल लिया, एक टेम्प लिया, एक ig लिया। ये हम क्या करेंगे बेसिकली, हम ये एलिमेंट और इस एलिमेंट को हम दोनों को स्वैप करेंगे, इस तरीके से हम स्वैप करेंगे, और दैट्स इट, हमारी एंड में जो मैट्रिक्स आएगी वो ट्रांसपोज होके आ जाएगी। तो यहाँ पे लॉजिक लगाया है कि
आर और रो और कॉलम में से जो बड़ा हो वो टी में चला जाए, और अगर मतलब अगर जो भी बड़ा है दैट वो हमारा टी में चला जाएगा और हम उसको टी तक चलाएंगे, ताकि हमारी अगर 2/3 की हो या फिर 3/2 की मैट्रिक्स हो तो उनमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए ये चीज़ है दैट टी तक चले और हमारा जो जे लूप है वो 1 तक चले, और इस तरीके से हम इनको एक दूसरे से चेंज कर पाए। देन हमने यहाँ पे सिंपली स्वैपिंग का लॉजिक लगा दिया है, एट दैट सेट हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगी। तो उसको देखते कैसे। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ट्रांसपोज वाला फंक्शन बनाया है और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोज का फंक्शन कॉल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट मैट्रिक्स का यहीं पे फंक्शन कॉल कर लो, चाहे तो इसके अंदर कर लो, दैट आपकी मर्जी है। सबसे वही है, मेन काम हम इसे रन करके देखने वाले हैं। तो रन करते हैं और 3/3 की मैं वही एग्जांपल लूँगी जो अभी हमने देखा था, 4 5 6 7 8 और 9, दैट्स इट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। सो नेक्स्ट है हमारे सम ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट और सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इन सबको हम एक साथ देखेंगे और फटाफट से इन्हें सॉल्व करेंगे छोटे छोटे प्रोग्राम से। सो सम ऑफ मैट्रिक्स में देखो बेसिकली कुछ नहीं करना, सम बराबर सम प्लस ए ऑफ आई जे करना है। सम एक वेरिएबल ले लेंगे हम इंटीजर टाइप का, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे ऊपर ही जब हम उसको लेंगे, एंड देन बार बार मतलब हम सम के अंदर पहले इसको करेंगे प्लस, ये लूप चल रहा है आई जे वाला, फिर इसको करेंगे, अब वो सम में ही जाएगा, देन 3 वाला भी सम में प्लस होते रहेंगे। अरे एंड इस तरीके से पूरा जब यहाँ 9 तक ट्रेवर्स होएगा तो सब हमें एंड में पूरा सम इसका प्लस करके एंड में मिल जाएगा। डायगोनल वाला नाम से पता चल रहा है, देखो इसका जो डायगोनल वाले पार्ट्स हैं ये, तो ये कौन से होते हैं बेसिकली, ये 0 0 वाला होता है, ये 1 1 वाला होता है, ये 2 2 वाला होता है। तो इसका मतलब आई और जे जब इक्वल होंगे देन तब हमें उसका सम निकालना है। तो इसका मतलब आई इक्वल इक्वल जे, देन कंडीशन डालेंगे, उसके बाद ये सेम सम वाली चीज हम उसके अंदर डाल देंगे, दैट्स इट, ये भी डन। उसके बाद ये इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये वाला पार्ट जो है, जब हमारा आई जो है वो जे से छोटा होगा या फिर जे के बराबर होगा, दैट तब एडिशंस होने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर में जस्ट इसका अपोजिट करने वाले हैं। तो इसका फटाफट से प्रोग्राम देखेंगे रन करके हम। तो देखते हैं फिर। सो जैसे कि दिख रहा है सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर आई जे सम इक्वल 0 इनिशियलाइज कर दिया है, एंड देन यहाँ लॉजिक लगाया है वही, आई का लूप आई का काउंटर चला दिया है, एंड देन जे का चला दिया है लूप, और फिर यही कंडीशन जो मैंने बताई थी वो चेक की है। तो लोअर ट्रायंगुलर वाले सम होके आ जाएंगे एट एंड, और अपर वाले में जस्ट इसका अपोजिट किया है। तो फटाफट से हम इसको रन करके देखेंगे। सो मैं डालूंगी 2 और 2 वाला, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, हमें करना है मेन डायगोनल वाला, पहले 2 वाला करेंगे, सम ऑफ मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो करते हैं फिर, दैट इसने हमें मेन डायगोनल का सम निकाल के दे दिया है। तो अब हम आगे करते हैं, आगे मुझे करना है 5 वाला। तो 5 वाला करते हैं, 5 वाले का इसने मुझे निकाल के दे दिया 8। नेक्स्ट हम लास्ट वाला करके देखेंगे। तो लास्ट वाला है 6 एंड दैट्स इट। तो आगे चलते हैं फिर अब। सो नेक्स्ट है हमारा फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्जन। तो रिकर्जन भाई देखो, रिकर्जन तो वो चीज़ है जो खुद को बार बार कॉल करती है जब तक बेस क्राइटेरिया उसका मीट नहीं हो जाता। तो इसका ना हम सीधा प्रोग्राम देखने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि छोटा सा प्रोग्राम है, आ जाएगा इजीली समझ। बस हमने यहाँ फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया, दैट उसमें अपना नंबर पास कर दिया है और कंडीशन डाली है अगर n इक्वल इक्वल 0 या n बराबर बराबर 1 जो कि हमारा बेस क्राइटेरिया है तो रिटर्न कर दो 1, नहीं तो रिकर्जन जो कि बार बार खुद को कॉल करता है, देन n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1 करते रहो, एक एक कम होता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमने एंटर करवा दिया है नंबर की, नंबर इनपुट दे दो हमें, और अगर 0 से बड़ा है तो हमारा फैक्टोरियल इज नॉट फाउंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, इसका मतलब नेगेटिव नंबर डाला है कोई, इसलिए तो ये नहीं चलेगा और ये हमारा आ जाएगा आउटपुट। और अगर सही डाला है दैट हमारा फैक्टोरियल हमें करके दे देगा। तो मैं फटाफट से रन करके देखते हैं। जैसे मैंने नंबर डाला 5,
कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है वो हमारा रिवर्स चलता है, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 120 आना चाहिए। तो दैट्स इट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो स्टैक हम बेसिकली एक्सटर्नल में भी पढ़ के आए हैं, और उसके अंदर भी हमने स्टैक काफ़ी सही तरीके से पढ़ा था। तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टैक क्या है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले हम पुश करेंगे दैट वो सबसे लास्ट में आउट होता है। तो फिर अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सो बेसिक ऑपरेशन इसके होते हैं पुश, पुश मतलब इंसर्ट करना, ओके। पॉप, पॉप मतलब रिमूव, एंड टॉप, टॉप मतलब उसका पीक पार्ट जो हम देखते हैं ऊपर से। तो फंक्शन इसके इज एम्प्टी, कहीं हमारा स्टैक खाली तो नहीं है, और इज फुल, कहीं हमारा स्टैक भर तो नहीं गया, ओवरफ्लो वाली कंडीशन है। सो तो इसका भी हम डायरेक्ट प्रोग्राम देखेंगे। सो हमने डिफाइन कर दिया है मैक्स 5 मैक्रो ले लिया है, और हमने यहाँ पे इंट स्टैक मैक एक्स और टॉप -1 दैट ये इनिशलाइज कर दिए। फिर हमने फंक्शन बनाए इज फुल, अगर फुल है तो टॉप इक्वल इक्वल मैक्स -1 कर दो। उसके बाद आगे चलते हैं, एम्प्टी में टॉप इक्वल इक्वल -1 होगा। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्स -1, इसका मतलब हमारा जो वो स्टैक है वो भर चुका है। और इसका मतलब -1 जब आए, 0 हमारी पहली पोजीशन होती है, अगर 0 पे भी कुछ नहीं है दैट मतलब -1, तो इसका मतलब हमारा जो स्टैक है वो खाली हो चुका है। और पुश और पॉप में हम इनका यूज करने वाले हैं। अगर इस फुल फंक्शन है, मतलब इस फुल के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा स्टैक भर चुका है, स्टैक ओवरफ्लो दिखा देगा हमें, हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। और अगर नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब है तो हम टॉप को बढ़ाएंगे, टॉप प्लस प्लस करेंगे, एंड स्टैक के टॉप में वैल्यू को पुश करेंगे, स्टैक के टॉप में वैल्यू को पुश कर देंगे। और प्रिंट एफ, फिर हम एक लाइन प्रिंट करा रहे हैं दैट आपकी मर्जी है, आप जैसे यूजर फ्रेंडली आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, बट कंसेप्ट होना चाहिए उसके अंदर। कि ये हमने पुश कर दिया है दैट ये शो कराएगा। और इंट पॉप में हम इज एम्प्टी का यूज करने वाले हैं, अगर -1 है तो उसका मतलब हम कुछ भी पॉप ही नहीं कर सकते उसमें से, तो वो दिखा देगा कि अंडर फ्लो कंडीशन है, आप कुछ पॉप नहीं कर सकते, और -1 रिटर्न कर देगा। और पॉप में हम क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल इक्वल स्टैक का टॉप कर देंगे, और टॉप माइनस कर देंगे। इसका मतलब हम जो है एक ओवरराइट कर रहे हैं, हम ऊपर की वैल्यू को हटा रहे हैं। यहाँ पे ओवरराइट हो रहा है, देखो मेमोरी में डिलीट जैसा कुछ नहीं होता, ये मैंने पहले भी कहा है कई बार। और डिस्प्ले के अंदर इसका मतलब हम टॉप वाली चीज देख रहे हैं, पीक पे जो पड़ी है, हमारा स्टैक इज एम्प्टी है। और जो ये हमारे पूरे स्टैक को दिखा देगा कि हमारे स्टैक में हमने क्या क्या डाला है लास्ट में, एट द लास्ट। तो ये एक मैंने मेन्यू बेस बनाया है, आप बिल्कुल सिंपल बना सकते हैं, दैट आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको ठीक लगे। जरूरी नहीं है कि हाँ पेपर में यही बना के आना है। उसने बोला पुश और पॉप का बताना है, दैट पुश और पॉप का ही आप बता के आना, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सो इसको रन करके देखते हैं फटाफट से, कंट्रोल F9 करके। सो पहले सबसे पहले पुश करके देखते हैं, जैसे कि हमने 2 डाल दिया, फिर दोबारा से हम पुश करते हैं, जैसे कि इस बार हमने 3 डाल दिया। अब हम फिर से एक बार पुश करके देखते हैं, इस बार हमने जैसे सपोज 4 डाल दिया। अब एक बार पॉप करते हैं, ठीक है। तो पॉप करने पे जो सबसे पहले डाला है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो देखते हैं फिर क्या होता है। अब हम 2 करते हैं, तो इसने हमारे 4 को पॉप कर दिया, जो हमने सबसे लास्ट में डाला था दैट वो सबसे पहले आ रहा है। अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं, तो इसने हमें बता दिया है कि हमारे स्टैक एलिमेंट्स में 3 और 2 है। ओके दैट्स इट। आपको समझ आ गया होगा इस मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम से, तो आगे बढ़ते हैं हम। एंड अब हमारा पोर्शन आ गया है लिंक लिस्ट का। देखो ये सब जो लिंक लिस्ट के प्रोग्राम है, ये मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बता चुकी हूँ। एक जो प्लेलिस्ट थी डेटा स्ट्रक्चर इन सी वाली, उसके अंदर सब लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स हैं। मैं इसके अंदर भी बता सकती थी, बट देखो पहली बात तो उसके अंदर मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है दैट जिसको समझना है लिंक लिस्ट का प्रोग्राम दैट उस वो देखेगा तो समझ आ जाएगा, और प्रोग्राम आप आराम से बना पाओगे। और बाकी कुछ हार्ड नहीं है, वहाँ से हेल्प ले सकते हो आप। तो ऑल हमारे सब डन हो चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम। तो मैं इनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से विजिट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।